मैं विजय सैनी आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2020 गया और 2021 आ गया। रवि भाई नमस्कार, एसके राजू जी सैनी नमस्कार, अनुज कुमार जी नमस्कार। तो दोस्तों, 2020 गया और 2021 आ गया, लेकिन 2020 ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा कर गया। जैसे कोरोना काल आया तो कैसे हम लोग उसमें बचकर रहें, कई चीजें सिखाया। कुछ अच्छी यादें भी सिखाई, कुछ बुरी चीजें भी सिखाई। जैसे एक अच्छी चीज हुई कि हम लोग 2020 में एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग नेट और इंटरनेट से और कम्युनिकेट हुए एक दूसरे से, क्योंकि कोई घर से बाहर जा नहीं सकता। कैसे एक दूसरे से हमें बात करनी है, मिलनी जुलना है, तो हम लोग नेट के जरिए आपस में एक मुलाकात करते हैं। हमारे साथ राकेश श्रीवास्तव दादा जुड़ गए हैं। नमस्कार दादा। तो दोस्तों, आज इस कड़ी में मैं बीच में 2020 में कई 4-5 महीने बहुत अच्छे से मैंने सबसे कई लोगों को आप लोगों से मिलवाया, ढेर सारी बातें करवाई। थोड़ा बीच में ब्रेक लग गया था। अभी भी मैं ये क्रम शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन बीच में कभी कभी मैं शूट पे रहता हूं तो नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा। लेकिन बीच बीच में जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा। तो दोस्तों, इस कड़ी में एक बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा नेचर वाइज बहुत अच्छा व्यक्ति दिलीप आर्या, जो हमारा छोटा भाई भी है, हमारा जूनियर भी है। और सबसे खुशी की बात है कि वो आज की डेट में बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैक्स प्लेयर पर उसका बीहड़ का बागी लगभग 35-40 मिलियन व्यूज हैं। तो आप सोच सकते हो कि आज की डेट में वो कितना अच्छा काम किया। लोग उसके काम को लोगों ने बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, मैं सीधे दिलीप आर्या से आप लोगों को मिलवाता हूं। जय हो जय दिलीप हो बाबू। दादा प्रणाम। हैप्पी न्यू ईयर दादा। सेम टू यू, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो बाबू, क्या हाल आप चाल? बस बढ़िया है। आपके जो फेसबुक के दर्शक हैं उन सबको भी मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत थैंक यू, ढेरों थैंक यू। शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं नए वर्ष के साथ साथ दिलीप आपको बीहड़ के बागी, जो आज 40 बिलियन के लगभग व्यूज हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। तो मेरी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से ये बधाई आप स्वीकार करें। जी जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बिना आपके और बिना आपके दर्शकों के संभव नहीं था। बिल्कुल। तो दिलीप, सबसे पहले मेरा पहला प्रश्न यही है कि अपने जीवन के, अपने बचपन के बारे में बताओ। और आप एक्टिंग का विचार करने का विचार कब और कैसे आया? किसी को आपने देखकर एक्टिंग में आए, या कैसे, कुछ उसके बारे में आप शेयर करो। दादा, मैं तो देखो पहली बार आपके इसमें आया हूँ प्लेटफॉर्म में लाइव। तो मेरे को कौन मेरे साथ लाइव है, कौन कमेंट कर रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा। वो भी दिखता है क्या? नहीं दिखता है? वो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ दिक्कत है। चाहो तो बुलबुल के फोन में देख सकते हो तुम कि कौन कौन अच्छा कमेंट है, वो साइड में हाँ, उसमें देख सकते अच्छा। हो। तो क्योंकि हाँ बहुत हाँ। सारे लोगों को शिकायत रहती है कि हम भी लाइन में थे, लाइव थे तुम्हारे साथ, और तुमने हमारा नाम नहीं देखा, हमारा नाम नहीं लिया। लेकिन मैं बताता हूँ कि इस समय हाँ। हमारे साथ हमारा कुमार बिंद्रा बीएनए का हमारा जूनियर जुड़ा हुआ है। अरे बिंद्रा बिंद्रा बिंद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ। रवि यादव भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा रवि यादव उनका जी, आपका बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज लाइव चैट में, विजय के सैनी के ब्लॉग में। और अनिल गोयल सर जुड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी बहुत अनुभवी आदमी, पुराने आदमी, उनकी रिस्पेक्ट है बहुत। हाँ। राजू बोरा जी जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे राकेश श्रीवास्तव ज्यादा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राकेश दादा मेरे एक तरह के गार्जियन भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। आप भी मेरे गार्जियन हो, बड़े भाई हो। तो राकेश दादा खाली मेरा फैट कम करने में लगे, बोले तू अभी दौड़ना शुरू कर, नहीं तो मैं दौड़ाना शुरू कर दूंगा डंडा लेके। बिल्कुल। तो और उनका राजेश बड़ा सिन्हा जी, राजेश सिन्हा जुड़े हुए हैं, शुभम राजेश सैनी सिन्हा जुड़े जी, हुए आपका हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम सैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुज अच्छा कुमार लगेगा भी। द्विवेदी जुड़े हुए हैं। अनुज कुमार द्विवेदी जी, आप बहुत मजा आने वाला है। आप बने रहिए, हम लोगों के साथ शेयर करते रहिए। और इसमें बिल्कुल बहुत बिल्कुल मस्ती होने वाली है अभी। बहुत बिल्कुल। सारी पुरानी बातें ऐसी, चूंकि हमारे सीनियर हैं, ये उस तरह के हार्डकोर पत्रकार तो है नहीं कि जिनसे डर लगेगा बिल्कुल बिल्कुल बताने बिल्कुल। में। तो इनसे अंदर की बहुत सारी बातें, बातचीत, उस तरह का डिस्कशन करने में बड़ा मजा आने वाला है। और हम लोग भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल दिनों से मिले नहीं है, ये कोरोना काल के बिल्कुल पहले, उसके भी बहुत पहले।
तो एक लंबा गैप हो गया है, तो इस बहाने आज जो है बड़ी लंबी चर्चा छेड़ने वाली। तो दादा इसका मसला ऐसा है कि हाँ बचपन में जाते हैं, पुरानी कहानी को फिर से उस फिल्म को रिवाइंड करते हैं, क्योंकि मुकेश जी बिल्कुल। हमारे एक सीनियर हैं और हमारे एक राइटर हैं और गार्जियन भी हैं, मेरे साथ बिजनेस भी करते हैं, जिन्होंने ये बिहार का बागी लिखी है। तो वो कहते हैं सबसे ज्यादा मसाला तो तेरी जीवन की जो कहानी है, जर्नी है, उसमें है, उसमें एक फिल्म बननी चाहिए बोले। बिल्कुल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 6 भाई बहन थे, पिताजी और माताजी, पिताजी का बचपन में देहांत हो गया था, तो हम लोग अपना किसी तरह गुजर बसर करते थे। तो एक बार हेलीकॉप्टर से एक नेता हमारे यहाँ आए थे, जिनको देखने के लिए पूरी पब्लिक उमड़ गई। तो अच्छा। अब हम पूछे भैया कहाँ जा रहे हो, बोले बोले हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर, कोई नेता का नाम नहीं ले रहा था, बोले हेलीकॉप्टर आ रहा है। अब हाँ बचपन हाँ में युवा अवस्था उस तरह का, वो तो हमने कहा यार ये तो अच्छा, यार यार हेलीकॉप्टर में कैसे बैठने को मिलेगा। अच्छा कंट्रास्ट देखिए, उधर खाने को है नहीं कुछ भी, हेलीकॉप्टर में बैठने का सोच रहे हो आप। तो हाँ बोले हाँ। भैया यार नेता ये अभिनेता किस ज्यादा, सन का बात है दिलीप? ये बहुत पुरानी बात है, ये 90 के आसपास की बात होगी। अच्छा अच्छा। हाँ 85 90 के आसपास की बात होगी, 90 ओके। 88 हो सकता है, 90 हो सकता है, उसके हाँ हाँ आसपास की। हाँ। अच्छा। क्योंकि 85 में फादर खत्म हुए तब मैं छोटा था, वो उनके जो जो उसके साथ अर्थी के साथ मेरा फोटो है, वो नंगा है, नंगा बैठा हूं मैं, सब भाई बहन वैसे बैठे हुए। तो हम्म। वो एक दिन मैंने फिर, वो एक परचून की दुकान थी, वहां पढ़ने जाना शुरू, अखबार पढ़ते थे। मेरे घर में अभी भी टीवी नहीं आता, टीवी नहीं है, अखबार नहीं आता, रेडियो नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी मेरा जहाँ पे हम्म गांव है, तो हम्म। मैं इतने बिहार के बागी के बाद अपने गांव का इतनी बार नाम लिया है कि लोग बोलते हैं फेसबुक में, इतना तो जिले का नाम नहीं है जितना तो अपना। लेकिन हमारे यहाँ बेचारे जो गांव वाले हैं, वो थोड़ा हाँ। ज्यादा होशियार हैं, 1.5 हैं, वो अपने आप को ज्यादा काबिल समझते हैं, प्रतिभाएं बहुत है, लेकिन वहां हम्म पॉलिटिक्स बहुत खराब है, जिसके चलते कभी कुछ हो नहीं पाया है। हम्म तो पॉलिटिकली बहुत वो जगह वैसी है। हम्म। तो लोग जैसे क्या, तो मैं जैसे गांव पे जाता था, मैं वो कहानी अधूरी रह गई। तो मैं हाँ अखबार हाँ। पढ़ना शुरू किया, तो अखबार में एक दिन नसरुद्दीन शाह साहब का इंटरव्यू मैंने पढ़ा कि वो एनएसडी कर लो, फिर ये कर लो, और एफटीआई कर लो, तो ऐसे करके आप ट्रेनिंग कर सकते हो और फिर एक्टर हम्म बन सकते हो। उन्होंने बताया कि मेरे भाई बोले, नसरुद्दीन साहब का बहुत इंस्पायरिंग इंटरव्यू था, वो पढ़ के मैं बोला जब यार नसरुद्दीन साहब बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। मैं खाली शक्ल से क्या तुलना बात। कर रहा था कि वो हाँ हाँ उनकी शक्ल ऐसी, तो मैं भी, मेरी हाँ भी शक्ल वैसी है, कोई बहुत खास फर्क हाँ नहीं है, तो मैं भी बन सकता हूँ। क्योंकि हाँ हाँ हीरो हाँ। का जो, अपने यहाँ तो हीरो बनते हैं लोग यूपी में, तो बिल्कुल। हीरो का हाँ जो पैरामीटर है कि 6 फीट लंबा होगा, डोले सोले होंगे, गोरा चिट्टा होगा, ये शार्प नाक, और ये ऐसे बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें, वो जो अपन देखते आए हैं, लोग बोले वही बिल्कुल हीरो बिल्कुल। बनेगा, तो वो तो था नहीं अपने पास। तो वो हम्म। इंटरव्यू पढ़ के दादा मेरा हीरो बनने का वो ठीक चस्का ठीक। हाँ जागा। हाँ हाँ। अच्छा। तो एक एक्टर बनने के लिए क्या थिएटर करना जरूरी है? मेरे हिसाब से थिएटर करना जरूरी, एक्टर नहीं भी बनना है तो भी थिएटर करना जरूरी है, क्योंकि आपके बिल्कुल व्यक्तित्व बिल्कुल। को में एक डेवलपमेंट होता है आपका, एक संपूर्ण विकास होता है आपके व्यक्तित्व का। तो थिएटर आपको रिच करता है, आपकी पर्सनालिटी को रिच करता है। आपको नहीं भी एक्टर बनना है तो भी आप थिएटर करें, आपके उससे जीवन में रंग भरेंगे, और मतलब चौमुखी विकास होगा। वेरी गुड। तो थिएटर आपने अपने गांव में किया या अपने शहर में किया, उसके बाद भी नहीं गए? कुछ उसके बारे नहीं, में बताओ। थिएटर गांव में किसी को पता ही नहीं था, थिएटर मतलब सिनेमा हॉल। हाँ ये किसी को हाँ। पता नहीं था, मेरे को भी बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। था। तो हाँ मैं हाँ। वहां से मैं दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया मैं पहले। अच्छा ओके। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच के वो एनएसडी के गेट पे वॉचमैन को बोलता हूँ मेरे को डायरेक्टर साहब से मिलना है। तो हम्म बोले कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं फलाने गांव से आया हूँ, मेरे को एनएसडी में एडमिशन लेना है। बोले हम्म ग्रेजुएशन कर लिया? मैंने कहा नहीं। बोले 10 हाँ, नाटक कर लिए? मैंने कहा नहीं। हम्म। तो बोले नाटक? मैंने कहा नाटक क्या होता है? बोले नाटक करके तो आना अच्छा। पड़ता है, यहाँ सिखाया जाता है। हाँ तो हाँ। मैंने कहा तुम लोग सिखाओ, मैं कहाँ से करके आऊंगा, करके आऊं तो तुम्हारे बिल्कुल सिखाने की जरूरत क्या है? तो वो बिल्कुल। बेचारे, हाँ। वो जाने की बच्चा है अभी, नादान है, तो फिर उन्होंने बताया, हम्म तो वो थोड़ी जानकारी दी उन्होंने, बड़ी पुख्ता पुख्ता। तो मैंने हम्म पहले फिर वापस आ गया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में एडमिशन करा लिया, और दिल्ली में मैं थिएटर करने लगा। तो उन्होंने, उन्हीं के माध्यम से कुछ थिएटर के लोग थे जो दिल्ली में, पहले वो पूरा मंडी हाउस उस अच्छा। जमाने में, हाँ, बहुत हिंदी थिएटर बहुत रिच था। अभी हम्म। भोपाल भी बहुत रिच हो गया है, अभी तो सब जगह हिंदी थिएटर छोटे छोटे बिल्कुल हर जगह। जनपदों में भी होने लगा है।
पहले नहीं होता था। पहले दिल्ली में मतलब एक थिएटर की तूती बोलती थी, वो बड़े बड़े दिग्गज एक्टर जिन लोगों को हमने रेपेट्री में थे, चाहे एनएसडी रेपेट्री हो, श्री राम रेपेट्री हो, उनको प्लेस करते देखते थे, उससे बहुत सीखते थे। वहां एक अलग ही माहौल होता था थिएटर का। जो जैसे एक कहावत है कि आप अगर वो कचहरी में जाके खाली बैठे मूंगफली तोड़े तो भी 4-6 धाराएं आपको पता चल जाती हैं। तो वैसे ही आप मंडी हाउस में रहते हैं, नाटक देखते हैं, नाटक पढ़ते हैं, आप नहीं भी एक्टिंग करते तो आपको उस तरफ रुझान होने लगता है, आपको नॉलेज बढ़ने लगती है। तो वहीं थिएटर किया, फिर इसके बाद एनएसडी में अप्लाई किया मैंने सन 2000 में। तो मेरे साथ मैं मतलब यहाँ यूपी से शायद अप्लाई किया था, तो यूपी से 4-5 सीट वो फाइनल होके लोग जाते हैं, तो 20-20 जो हर सेंटर से लोग आते हैं उसमें से मैं भी फाइनल में गया। तो फाइनल में जब गए तो 4 दिन के वहां पे वर्कशॉप होती है रिटर्न और इंटरव्यू के बाद। तो उस 4 दिन की वर्कशॉप में जो हुई तो उसमें मेरे साथ ही पंकज भाई भी थे, पंकज त्रिपाठी थे, इनामुल हक थे, बदरुल इस्लाम चार्ली थे, श्याम किशोर थे, श्याम पाठक थे। श्याम पाठक वो पोपटला तारक मेहता वाले, तो उनका हुआ उस समय। हाँ, और एक हेमंत खेर, अभी बड़ी वेब सीरीज आई गांधी वाली, उसमें हेमंत भाई है, हेमंत का हुआ। पंकज का नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, इनामुल का नहीं हुआ। तो उस साल बड़ा हाँ वो हुआ, थोड़ा हंगामा भी हुआ था एमएसटी में। फिर हम चले आए, हमारा एमए एक्स हो गया। हम एमए हम इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर डिग्री कर रहे थे, तो हम उसमें फेल हो गए, तो फिर वो पढ़ने आ गए। तो वहीं मुझे एनएसडी में बैठ के बीएनए के बारे में पता चला कि भाई एक यूपी गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है जो आपको थिएटर की फुल टाइम ट्रेनिंग देती है, और मोरलेस वही विजिटिंग फैकल्टी में वही टीचर, वही प्रोसेस। वहां पे सेमेस्टर 6 महीने का है, वहां पे सेमेस्टर 3 महीने का है, 6 सेमेस्टर वहां भी है, 6 सेमेस्टर यहाँ भी है। तो ऐसा करके हमने फिर बीएनए का भी एग्जाम दिया हुआ था। तो बीएनए में भी मेरे को फ्रेश में एडमिशन नहीं मिला। उस समय सुशील कुमार सिंह जी डायरेक्टर हुआ करते थे, और एनएसडी के डायरेक्टर हुआ करते थे राम गोपाल बजाज जी। तो फिर मेरा वेटिंग में हुआ, तो मैंने वेटिंग में फिर बीएनए ज्वाइन किया। तो हमारे साथ ही अच्छा हो गया कि बीएनए करते करते गर्मी की छुट्टियों में हम लोग घर न गए, तो हमको सीनिक डिजाइन की क्लासेस के लिए दिल्ली बुलाया गया एनएसडी। हम लोग एनएसडी आए, और फिर फाइनल सेमेस्टर में हम लोगों को एफटीआई भेजा गया। उसी समय नया नया फिल्म बंधु बन रहा था। फिल्म बंधु ने पैसा दिया हम लोगों को और बोले कि भाई फाइनली इन लोगों को जाना सबको फिल्मों में ही होता है, तो इनको बांध के कहां तक रखें, इससे बेहतर होगा कि इनको फिल्मों की ट्रेनिंग दें, और तो ये ज्यादा मतलब वो नॉलेजेबल होकर जाएंगे, नॉलेज ज्ञान करके प्राप्त करके जाएंगे तो ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। तो फिर हम लोग एफटीआई गए, और फिर एफटीआई के बाद फिर बॉम्बे आए। ऐसा हुआ जर्नी। क्या बात। अच्छा दिलीप, कुछ बीएनए के बारे में बताओ कि बहुत आजकल के जो मुंबई में एक्टर बनने आते हैं लोग, तो बिना थिएटर किए आ जाते, बोलते यार हम थिएटर कहाँ पे करें। तो मुझे लगता है कि एक दिल्ली में एनएसडी है, वैसे बीएनए में लखनऊ में बीएनए है। तो एक एक्टर जो नया बनना चाहता है, तो क्या वो बीएनए एनएसडी करके आए, और जो कि हम भी बीएनए पास आउट हो, तुम भी बीएनए पास आउट हो, तो उस बीएनए का हम लोग की लाइफ मतलब कि मुंबई जो हम आते हैं अपने इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसका कितना फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। मैं बिल्कुल मेरा तो बीएनए ने मेरा तो लाइफ ही बदल दिया। जो कॉन्फिडेंस, ठीक से एक एप्लीकेशन लेटर लिखना नहीं आता था हमको, ठीक से शब्दों को बोलना नहीं आता था। फ्रीलांस अमेच्योर थिएटर में हम काम करते थे, तो कोई आप पे ध्यान ही नहीं देता। वो जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वो थिएटर के ग्रुप में बड़े बड़े रोल कर रहे होते हैं। मैं तो जितने दिन दिल्ली में थिएटर किया, पासिंग वाले रोल किए, छोटे रोल किए, झाड़ू पोछा करता रहा, चाय लाता रहा, लोगों की सिगरेट लाता रहा, लोगों के लिए खाना लाता रहा, लोगों के पोस्टर चिपकाते रहा, वही करते रहा, लोगों की गालियां खाता रहा, लोगों की मार खाता रहा, वही किया। बीएनए में जब गया तो वहां चूंकि सरकारी स्कूल है, सरकारी एकेडमी है, तो आपको बराबर का मौका मिलता है। जो डायरेक्टर आते हैं आपको, तो आप इम्प्रोवाइजेशंस करवाते हैं, फिर आपकी कास्टिंग होती है। तो मेरे को बीएनए में तो मैक्सिमम मेन रोल मिले, और मैं मेन रोल करता था, और बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। उससे जो वो कॉन्फिडेंस बॉम्बे में मेरे को काम किया। मेरी तो दशा और दिशा बदलने वाला भारतीय नाट्य अकेडमी। मैं तो सल्यूट करता हूँ बीएनए को और बीएनए की नीति को, मतलब मैं तो बहुत मानता हूं। बाकी रहा सवाल आपका कि कितना जरूरी है, तो मुझे फर्क पड़ा है। दूसरे लोग अभी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गए, लोग इंडिया में करते हैं, इंडिया से बाहर करते हैं, या बॉम्बे में भी बहुत सारे स्कूल हैं। ये मेरे बाजू में ही मुस्लिम है, सुभाष घई साहब का स्कूल है, अनपन खेर साहब का, तो बहुत सारे। तो कहीं से एक ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि बहुत सारे अलग अलग विधा से, इसका कोई निश्चित फॉर्मूला मेरे को आज तक समझ में नहीं आया फिल्मों में एक्टर बनने का, हीरो बनने का। कोई मॉडलिंग करके भी आ जाता है, कोई मिस फेमिना मिस इंडिया होता है, वहां से भी आ जाता है,
कोई रेसलिंग से भी आ जाए, कोई कहीं से भी आता है, कोई रैम मॉडलिंग से भी आता है। तो इसका कोई निश्चित, ये एक अलग तरह का बिजनेस है, उसको समझना पड़ेगा। इसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। जो आदमी आप पे करोड़ों रुपए लगाता है तो पहले वो श्योर करता है कि ये घोड़ा दौड़ने वाला है, बिकेगा, दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। वो इंडस्ट्री, क्योंकि ये बहुत हार्ड कोर स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो आपको वो समझना पड़े। निश्चित पैरामीटर दादा मेरे को आज तक समझ में, कुछ भी हो सकता है टाइप से। हाँ, बिल्कुल। दिलीप, बीएनए की कुछ यादें बताओ यार, कुछ ऐसी यादें हो। अरे पुरानी बातें, हमारे बैच के लोग कुछ थे। मैं आज दोस्तों की और बीएनए वालों की बहुत सारी पोल खोलने वाला हूँ। 2-3 हमारे बैच के लोग थे, वो खाली इसमें रहते थे, मौसीगिरी में, चुगली चवाई में रहते थे। अरे बाप रे, मौसीगिरी में रहते थे, जाते थे डायरेक्टर के रूम में। एसके साहब, हमारे एसके सिंह साहब, वो डायरेक्टर हुआ करते थे। अरे आज सवेरे योगा की क्लास, आज सवेरे योगा की क्लास में फलाने फलाने नहीं आए, आज वो तो क्लास में भी वो झूठ बोल रहा है, हॉस्टल में सो रहा है, बीमार नहीं है। और उसका मतलब जैसे वो प्राइमरी और नर्सरी के स्कूल के बच्चों का होता है, उस तरह की बहुत सारी छोटे छोटे नुआंसेस, कई बार अच्छे भी लगते थे, कई बार गुस्सा भी आता था। तो हमारे बैच में, मैं 2003 बैच का पास आउट हूं, तो कुछ लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो इंटरव्यू देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारे बारे में बात हो रही। ओवरऑल अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो उसी दौरान हमारे बैच में एक हमारे आरिफ शेडोली मित्र हैं, तो वो कुछ कांड हुआ था, कोई हिंदू मुस्लिम वाला बड़ा कांड हुआ था। तो बेचारे बड़े डरे हुए थे कि यार मैं अकेला मुस्लिम हूँ, इतने हिंदू हैं, मुझे मारेंगे। तो ये हुआ कि सबने फिर मिलके बताया ऐसा नहीं यार, तुम्हारे मन में सब गलत धारणा है, सब आपस में भाई भाई, हम लोग एक गुरु, एक इंस्टीट्यूट के हैं, सब भाई हैं, एक ही गुरु के सब चेले हैं, तो गुरु भाई हैं। तो उस तरह का फिर वो थोड़ा थोड़ा होता रहा। बहुत सारे, हमारे बैच का एक बड़े मजेदार किस्सा है कि हमारे बैच में एक ही लड़की थी, और वो किस्सा बड़ा मजेदार हुआ करता था। तो फिर वो लड़के लड़की बन के बोले, लड़कियों का रोल लड़की से, लड़के मतलब लड़की का रोल लड़के बन के कर लेते थे। तो वो थोड़ा सा अभाव रहा, थोड़ा लड़कियां वड़कियां बीएनए में और आनी चाहिए, क्योंकि नाटक करने के लिए बाहर से बुलानी पड़ती थी लड़कियां। अब तो खैर सुना है आने लगी हैं बहुत सारी, अब तो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा काम भी कर रही है, सब सुनने में आता है आप लोगों के माध्यम से, दूसरे लोगों के माध्यम से, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। दिलीप, जब बीएनए के मित्र मंडली अपनी होती थी, वो बीएनए के मित्र और अभी मुंबई के मित्र जो बीएनए के हैं, कुछ फर्क महसूस होता है कि बीएनए में ऐसे थे अब ऐसे हैं, कुछ लगता है? थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है जब आप बाहर निकलते हैं इंस्टीट्यूट से बाहर, और आप दुनिया को हैंडल करते हैं, देखते हैं दुनिया के बारे में। दुनियादारी आप बाद में ही सीखते हैं एक्चुअली। उसके बाद इंस्टीट्यूट में तो चाहे एनएसडी हो, चाहे बीएनए हो, चाहे एफटीआई, सबका कॉलर ऊंचा रहता है, सब सुपरस्टार रहते हैं। तो बाहर आके दुनियादारी, आपका व्यक्तित्व कैसा है वो बहुत फर्क पड़ता है। आप एक्टर कितने अच्छे हैं उससे ज्यादा आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों में आपका नेचर कैसा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक शो हुआ था एक जमाने में, एक पता नहीं, एक हमारे मित्र थे खालिद भाई, और उनका एक शो आ रहा था भागों वाली जी में। तो खालिद भाई मेरे को जानते थे, तो बोले तू करेगा तो अपन एक ऐसा, मेरे को था कि कुछ भी मिल जाए तो कर लूंगा टाइप से उस स्थिति में। हालांकि उनका डिजिटल का पहला शो मैंने किया था। तो हमारे ही एक बैचमेट थे, उन्होंने जाके उनको बोला कि अरे दिलीप का तो बहुत टेंटर है, उसका तो संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। वो बैचमेट जान जाएंगे, इंटरव्यू देखेंगे कि कौन है। तो आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबकी पोल खोलने। बाद में खालिद भाई ने बताया मुझे कि अरे तुम्हारे बारे में तो असल में उसने ऐसा ऐसा बोला यार, कि तुम तो बहुत ही सहज हो, तुम तो बहुत सरल हो। जैसे बहुत सारे लोग मेरा बिहार का बागी देखने के बाद ये बोलते हैं यार आप तो बहुत हंसमुख और बहुत स्वीट नेचर के आदमी, इतना खतरनाक रोल कैसे किया आपने। तो मैंने कहा भाई वो रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है, मैं रियल में तो बहुत हंसमुख और खुशमिजाज और वैसा सीधा साधा आदमी हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो रवि, ये हम लोग की बात से एक चीज बड़े समझ में आया कि जब आप थिएटर करते हो या एनएसडी बीएनए करते हो, तो आप करियर का चुनाव वहीं से करो। जैसे होता ना कि अगर हमारे बैच में बीएनए में 10 लोग पढ़ते हैं या 20 लोग पढ़ते हैं या एनएसडी में लोग पढ़ते हैं, और ज्यादातर भीड़ एक्टिंग की तरफ ही आती है, जो कि बहुत, जैसे मैं भी एक्टर बनने आया, फिर मैं डायरेक्शन में चला गया। तो क्या जरूरी है कि जब आप थिएटर या आप एनएसडी बीएनए कुछ भी कर रहे हो, तो आप वहीं पे एक करियर का डिसाइड कर लो कि नहीं यार मुझे एक्टर के साथ साथ
ये भी करना, या डिसाइड कर लो कि नहीं हमें आर्ट डायरेक्टर बनना है, हमें डायरेक्शन में जाना है, हमें कैमरा में जाना है, तो ये मुझे लगता है कि जरूरी है क्या, मुंबई आने से पहले अगर डिसाइड कर दादा दिया जाए वो करियर असल के में बाद। क्या है, मुंबई नगरी अपने आप में बहुत महान है। मैं बार बार प्रणाम करूंगा, ये शहर, ये मुंबा देवी, और इस शहर की मिट्टी में ही कुछ खूबी है। हम्म। जितना सल्यूट करें उतना कम है। हर बिल्कुल आदमी सोच के अपने सपने आता है, ये शहर डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने नोटिस बिल्कुल किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद और उसका एक्टिंग का वो। रास्ता तो बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये वाला तो हाँ मतलब हाँ, चाहे कुछ भी करके आप राडा करके आ जाओ तो भी डगर बिल्कुल मुश्किल है, डगर पनघट की वाली है। बिल्कुल वो तो बिल्कुल। एक बड़ी कड़ी अग्नि परीक्षा है ही, वो तो आप मान ही लीजिए। तो हम्म। ये शहर का पानी और हवा और यहाँ का जो कुछ है, आबो हवा में कुछ है, वो ये तय बिल्कुल करता है कि आप सरवाइव करोगे नहीं सरवाइव करोगे, कितने दिन करोगे। एक तरीके के वो भी इम्तहान लेता है मुंबई शहर भी आपका, कि कितने दिन। मेरे बिल्कुल। बैचमेट बहुत सारे थे, वो सब वापस चले गए। मेरे को लगता है मेरे बैच के 2-3 लोग हैं हम लोग खाली बचे हुए, सब वापस हम्म। चले गए। तो ये एक तो थोड़ा आपका कहना सही भी है कि आप ट्रेनिंग उस हिसाब से ले लो, थिएटर तो बहुमुखी उसके विकास के लिए नहीं। आजकल बिल्कुल। मुझे और भी लगता है कि जो बहुत सारे लोग जो दूसरे ऑप्शन है आर्ट थिएटर के अलावा, आर्ट हम्म। डायरेक्टर उसके अलावा, जो मास कम्युनिकेशन और वो सब भी करके आते हैं, वो लोग सब चैनल और बड़े बड़े स्टूडियोज में हेड बने बैठे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी टीवी चैनल में मास कम्युनिकेशन करके आदमी आता है, कोई लड़की आती है, लड़का आता है, वहां पे क्रिएटिव डायरेक्टर क्रिएटिव हेड बनता है, और वो आपके शो को, अब शो रनर होता है, शो का हेड होता है। बिल्कुल तो इस तरह के बिल्कुल। भी बहुत सारे कोर्सेज और हैं कि मान लो उतने लोगों को नहीं मिल पाता ड्रामा स्कूल में। अच्छा, लकली मैं इस मामले में बड़ा अपने आप को धन्य मानता हूं कि मुझे हिंदुस्तान के तीनों बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिला। भारतीय नाट्य हम्म। अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTII। एक ही ट्रेनिंग में मुझे तीनों इंस्टीट्यूशन का ट्रेनिंग मिल गया। तो ये मैं तो मतलब उस समय कुछ करिश्मा ही हुआ था कि ये सब हो गया। बिल्कुल। तो अभी हम्म। इसी प्रश्न में एक प्रश्न हम निकालते हैं कि NSD, BNA, FTI हम्म। में तीनों में क्या फर्क बेसिक महसूस होता है आपको? बेसिक फर्क सोच का है। एजुकेशन सिलेबस और पैटर्न जो उसका प्रोस्पेक्टस है, मोरलेस सेम ही है। सब लोग थिएटर पढ़ाते हैं, सब लोग नाटक पढ़ाते हैं, सबका वही एक्टिंग का थ्योरी है कि भाई स्टेनिस्लावस्की पढ़ा दो, ब्रेक्ट पढ़ा दो, भरत मुनि पढ़ा दो, सब जगह वही है। बिल्कुल कैनवास बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बड़ा और छोटा हो जाता है। कैनवास इनका बिल्कुल प्ले होगा NSD का तो 10 लाख का प्ले होगा, BNA का प्ले होगा तो 4 लाख का प्ले होगा, FTI का होगा तो शायद 8 लाख का प्ले होगा। तो उसका जो एग्जीक्यूशन है प्रेजेंटेशन वाइज वो थोड़ा छोटा बड़ा होता है। मोरलेस बिल्कुल फैकल्टी इंडिया भर में जितने टैलेंटेड लोग हैं, जो थिएटर के महागुरु हैं, जिनको हमको चरण चूमना चाहिए, वो सीमित ही हैं, वही सब जगह जाते हैं। वही वो NSD भी जाएंगे, वही BNA भी जाएंगे, वही FTI भी गए, वो आपको एक्टिंग पढ़ाने भी वही जाएंगे, आपके साथ प्ले करने भी वही जाएंगे। तो बिल्कुल खाली कैनवास का फर्क है और थोड़ा सोच का फर्क है। बिल्कुल। मैं कुछ और नाम ले लेता हूँ कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद कपूर जी जुड़े हुए हैं, अरविंद राजू कपूर जी, बोरा जी आपका जुड़े हुए बहुत हैं, बहुत स्वागत है। राजू बोरा जी हैं, राजू बोरा जी, अ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मुरारी है। मुरारी सिंह जी हैं, नमस्कार सर, ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मुरारी सिंह जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। और राम मेहर जागरा, हमारा BNA का अरे राम हमारा। है, अरे राम तो राम है भाई, राम और हमने काम किया है साथ में। अभी शायद एक पिक्चर बिल्कुल और है बहुत। जिसमें सब कुछ सही रहा, तो राकेश दादा हाँ, भी हैं पिक्चर में और राम मेहर क्या जांगड़ा भी बात। हैं एक पिक्चर में, गुड तो गुड शायद गुड अनाउंस हो गुड जाएगी जनवरी में। हाँ। गुड। डॉक्टर उज्जवल कुमार सैनी जी हैं, वो भी हमको उज्जवल देख रहे कुमार हैं। सैनी जी, नमस्कार। यति राजपूत जी हैं, वो भी हमारे BNA के सीनियर हैं। हाँ, राजपूत और दादाजी को प्रणाम। और आर्य राधिका जी हमारी, जो बुलबुल जी देख रही हैं अच्छा, वो अरे भी। राधिका, अरे भैया, असली 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 जो लगाम है बिहार के बागी की, वो तो अरे राधिका के ही हाथ में है। हाँ, और तो नंदिता पांडे जी देख बिहार के बागी को बिहार बागी बनाने वाली आर्या राधिका है भाई उनका। मैं कुछ रहे। लोगों का नाम बहुत लेना चाहूंगा, मेरे बचपन के कुछ दोस्त हैं, कुछ अभी भी जो बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक्टर की लाइफ में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है पैसे की। बिल्कुल बिल्कुल और फाइनेंशियल आपको इतना, जो आपको कोई मदद नहीं करता, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, आपको लोन नहीं मिलता, आपके घर वाले मदद नहीं करते, आपके दोस्त लोग भी आपका पीछा छोड़ देते। ऐसे में मेरे बिल्कुल। कुछ दोस्त हैं, जिसमें मेरा एक दोस्त है अरविंद कुशवाहा। वो छोटे भाई जैसा है, लेकिन कमाल है वो आदमी का स्पिरिट। वो बेचारा हम्म। हमेशा मेरे साथ, जादूगर भी है, हाँ, बहुत टैलेंटेड है वो, जादूगर है, एक्टिंग भी बढ़िया करता है। तो वो एक मेरा दोस्त है बहुत बढ़िया। मुकेश भदौरिया मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। MP सिंह जी शाहजहांपुर के हैं, कमाल हैं, क्या लिखते हैं।
और कितना सपोर्ट करते हैं। इस फेसबुक जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इसका प्रचार प्रसार हुआ बिहार के बागी का, उन लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं। एक मेरा दोस्त है जब्बर, उसका बहुत अच्छा, वो बेचारा उतना वो नहीं है लेकिन आया था इसमें, लॉन्च में मिला होगा आपको जब लॉन्च हुआ था यहाँ पे। इसमें रितम श्रीवास्तव मेरे बहुत करीबी है, मेरे बड़े भाई हैं। बियड की तो एक बड़ी लंबी हमारी बातचीत होगी उस पे, तो मैं सोचा थोड़ा सा धीरे धीरे हम इसको चलिए 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 चलिए, ठीक है ना। अवनीश सैनी जी देख रहे हैं, महेश जी देख रहे हैं, प्रवीण चंद्रा जी देख रहे हैं हमको, ठीक है ना, हमारी बातों को सुन रहे हैं। प्रवीण चंद्रा, अरे दादा दादा है हमारे प्रवीण चंद्रा, दादा नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं एक और नाम लेना भूल गया, मैं अपने साले साहब का नाम ले लूं, विनय भाई। वो मेरे साले का दोस्त बहुत ज्यादा है, वो बेचारे हनुमान है, एक पैर पे खड़े रहते। पिक्चर में भी है वो, इस मतलब बिहार के बागी में सीरीज में भी है, बंदूक लिए घूम रहे हैं। पहली बार जीजा, साला जीजा का एनकाउंटर करवा रहा है। बोले तो अगर तुम मिले ना होते तो बोले मारे ना जाते शिवा। तो सब लोग मजाक में उनको बोलते हैं। जी जी, अब दादा अगला सवाल आपका। हाँ, अब दिलीप, सफर शुरू होता है मुंबई का जी, कि आप अपने गांव से आए, लखनऊ बीएनए किया। नहीं, गांव की बात, गांव का एक जवाब मैं और देना चाहता हूँ। गांव के जो दोस्त होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, बिल्कुल बड़ी मजेदार बात ये होती है। बंबई कोई आदमी आ गया, जैसे आप आ गए और अब गांव चले गए, तो गांव में वही लोग जो आपके बहुत खास बने होते हैं वही मौज लेना शुरू करते हैं। अरे बोलते आ तो गए, कब जाओगे, कब जाना है। वो आपका जीना मुश्किल कर देते हैं। अच्छा, तुमको बुला के 10-50 रुपए खर्च भी करेंगे, चाय पिलाएंगे, 2-4 और लपुड़ियों को बुला लेंगे। फिर इसके बाद जब तुम चाय पी के चले जाओगे तो फिर वो आप बहुत मजाक उड़ाएंगे। पहले तो आपसे ही बोलेंगे, अरे वो तुमको माधुरी दीक्षित मिली क्या, करीना कपूर मिली क्या, सलमान भाई से मिले क्या, सही में उतने गोरे हैं, कहाँ बाल कटाते हैं, वो क्या करते हैं, सवेरे वो पोटी करने जाते हैं क्या, जाते हैं तो शौच कैसे करते हैं। उनके सवाल इतने खतरनाक होते हैं। अरे मैं बोला भैया मैं नहीं सोचाता हूं उनको, वो अपने हाथ से सोचते होंगे, तुम तो ऐसा सवाल करते हो। बहुत मौज लेते थे लोग। इसके बाद फिर जब आप निकल जाओ वहां से, फिर बड़े मजे लेते थे वो सब मिलके, वो पीठ पीछे आपके बड़ा तो रमघा बना फिरता है, काला चश्मा ला लगेगा, सफेद बेल्ट पहन लेगा। साला गांव को बंबई बनाने के चक्कर में इनके जैसे कितने आए चले। उनसे अगर पूछ लो कि तुम्हारे बाप दादा ने भी कभी फिल्म बनाई है क्या, तो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है। उनको सबको छोटा काम लगता है। अगर इतना छोटा काम होता तो लोगों की जिंदगियां दांव पे लग गई। आप रिस्पेक्ट करना सीखिए, मैं तो ये कहता हूं। आप जो किसान खेती करता है उसकी रेस्पेक्ट करिए, जो कलाकार है, जो फिल्म मेकर है, वो कितनी मेहनत और कितने पैसा लगने के बाद एक प्रोडक्ट आपके बीच में आता है, उनकी रेस्पेक्ट करना सीखिए। मैं ये कहना चाहता हूं सबसे, क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है उस बात को लेके। जी दादा आगे। बिल्कुल, नहीं ये तो सही है कि जब हम लोग इस फील्ड में आते हैं सब यही बोलते हैं, क्या है नचनिया पदनिया सा, क्या है, कौन सी लाइन तुमने। और कभी आप किसी से मदद मांग लो, कोई आपकी 2 रुपए की मदद नहीं किया होगा, पूरे जीवन में नहीं किया होगा, पूरे करियर में नहीं किया होगा। वो आदमी आपको ज्ञान देता है, और आप फेलियर आदमी होता है जो आपको ज्ञान देता है, बताता है कि अरे अच्छा ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है। अगर आप पूछ लो तो उनके पीछे से फूंक सरक जाएगी, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा ने कभी ऐसा किया है। अरे हमारे बाप दादा मजदूर थे, नहीं किया। अब हम नए आदमी है, हमारे बाप करनी वसूली करते थे, मिस्त्री थे, हम आके पहली बार ऐसा कर रहे हैं, तो हमको टाइम तो लगेगा भाई चीजें सेट करने में। लोग हमारे ऊपर विश्वास करें, लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं, आपके ऊपर ऐसे थोड़ी लगा देंगे। आपको गांव के गांव में कोई 10,000 रुपए उधार नहीं देगा, कैसी बातें करते हैं आप। तो मैं ये बोल देता हूं तो लोगों को बहुत कड़वा लगता है कि नहीं यार वो तो बहुत मुंहफट है और ऐसा बोलता है। फिर भी उन लोगों का भी धन्यवाद है जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरे पीठ पीछे मुझे खूब गालियां दी थी पर के, पानी पी के। उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हाँ तो दिलीप, अब मुंबई जब आप आए, मुंबई का सफर कैसा रहा, कुछ उसके बारे में बताओ। किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुंबई का सफर बहुत खराब रहा। मैं आया 2005 में। अच्छा। तो हाँ, वो मुंबई आया तो पहली बार जब मैं अकेले आया तो मेरे को यहाँ पे रहने वहने का कुछ जुगाड़ नहीं। अच्छा, ये पता भी नहीं था कि यहाँ डिपॉजिट दे के और यहाँ का वैसे घर लेते हैं। तो मैं नाला सुपारा में एक दर्जी के यहाँ, टेलरिंग के जो काम करते हैं उनके यहाँ सिलाई मशीन की दुकान थी, वहीं अपना बैग रख दिया। भैया मैंने कहा कारीगरी करूंगा तुम्हारे यहाँ और रात में इसी दुकान में सो जाया करूंगा। तो मैं दिन भर सिलाई करता था और शाम को वहां से मैं पृथ्वी थिएटर आता था। कुछ नहीं करता था, खाली इधर उधर नाटक देखा करता था। लोगों को मिला, सुना था कि पृथ्वी थिएटर सारे एक्टर आते हैं, तो वहां बैठने जाता था और बात करने जाता था। तो दूर से देखा करता था कि कैसा माहौल है क्या है, और वापस चले जाता था, फिर सिलाई करता था।
तो 15 दिन या महीना भर रुक पाया और उससे ज्यादा नहीं रुक पाया, फिर मैं वापस चला गया। इस बीच में एक दिन मेरे कुछ सीनियर मोतीलाल नगर में रहते थे, उन लोगों ने मुझे बुलाया। मैं जा नहीं पाया, बारिश हो रही थी, ट्रेन नहीं पकड़ पाया। वो सीनियर मेरे, वो शायद आपके बैचमेट हो या आपके आगे पीछे के होंगे, आपके आगे पीछे के 3-4 लोग थे एक मोतीलाल नगर में रूम में, वो समझ जाएंगे इस इंटरव्यू को देख। उन्होंने भाई साहब जो बेइज्जती की, जो गरियाया, तो रैगिंग के नाम पे जो आपकी पैंटी उतारी, बहुत फुअड़ किया। मेरे को बड़ी गिलानी हुई। मैंने कहा यार इन आदमियों को तो हौसला अफजाई करना चाहिए कि बेटा कोई दिक्कत हो तो बताना। भाई आप बाकी तो सब लोग अपने अपने जीवन के लिए बड़ा मुश्किल है, खुद कमाएं खुद खाएं वही बहुत मुश्किल है, दूसरों को क्या मदद कर पाएंगे। लेकिन आप एक मॉरल, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप हमारे गुरु भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो आप हौसला अफजाई करें, बेटा कोई भी परेशानी हो तो हमको बताना, घर कहाँ लिया, कहाँ रह रहे हो, खाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत, पैसा ना दो, रास्ता तो बताओ। तो उन लोगों ने बहुत बेइज्जत किया था। वो मेरी अभी भी नजर में है, मेरी उनसे बात नहीं होती। ओके ओके ओके। हाँ, तो मुंबई में पहला काम कब और कैसे मिला? पहला काम ऐसा कि एक काम ऐसा हुआ जो बताने लायक नहीं है। तो अब हमारे बीएनए के ही एक डायरेक्टर हैं, एक वो शो कर रहे थे दूरदर्शन के लिए, तो उसमें जगह जगह पहले फोटो बांट के ऑडिशन देने जाने के लिए होता था, तो वही करते थे अपन। हम हमारे साथ पंकज भाई भी स्ट्रगल करते थे, पंकज भाई और हम सब लोग जाते थे, फोटो में पीछे नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख के देने जाते थे। तो एक सीरियल में मेरे को ऐसे ही छोटा मोटा रोल दिया और मैं बड़ा खुश हो गया कि मेरे को बड़ा रोल मिला। बाद में पता चला एडिट हो गया, वो भी नहीं रहा। तो बहुत छोटे छोटे काम किए जो आए ही नहीं, बहुत मतलब उस तरह का। तब मेरे को लगा कि हाँ यार भाला पकड़ा देते हैं और या बहुत छोटा रोल साइड में खड़ा कर देंगे जो कभी भी कट जाएगा, आप पे कैमरा भी नहीं रहेगा, फोकस भी नहीं होता। तो फिर मैंने कॉर्पोरेट में थिएटर करना शुरू किया पहली बार। अच्छा, हाँ। ये मैंने अपना रास्ता खुद ही अख्तियार किया, कॉर्पोरेट में थिएटर करना शुरू किया। और मैं दिल्ली में जब वापस गया बीएनए के बाद, तो एंकरिंग शुरू कर दिया था। मैं लाइव शोज होस्टिंग करता था, उसको बीटीएल एक्टिविटी बोलते हैं, बीटीएल एडवर्टाइजिंग, एक तरह का एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग है, नया मार्केटिंग का टर्म है। तो लोग गाड़ी बना के गांव गांव शहर शहर भेजते हैं, उसको प्रचार प्रसार जायरात के लिए गाड़ी जाती थी, तो मैं माइक में बोलता था। तो मुंबई आके भी मैं इसी तरह का कुछ करने लगा। एक मेरे दोस्त हैं वेंकट सर हैं, उनकी एक कंपनी है आरडब्ल्यू प्रमोशन, उनके यहाँ मैं एंकरिंग करने लगा। फिर मैंने अपना एक छोटा सा वो फर्म बनाया। फिर बीएमसी के नुक्कड़ नाटक, महिंद्रा एंड महिंद्रा के नुक्कड़ नाटक, कुछ इस तरह का धीरे धीरे अपना एक नया रास्ता अख्तियार किया। क्योंकि सर्वाइवल के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप कैसे घर पालोगे, बच्चे पालोगे, घर का किराया, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल और दुनिया भर के इतने खर्चे होते हैं, निकल जाओ तो इतना खाना पीना वो सब कैसे होगा। तो आप हर समय कर्जा, मान लो किसी से कर्जा भी लोगे तो देना भी तो पड़ेगा। तो ऐसे करके अपना धीरे धीरे अपने रास्ता, एक बड़े मौके के इंतजार में था। तो वो बड़ा मौका मुझे ये जो बिहार का बागी है इसमें मिला और रितम श्रीवास्तव और लोगों ने। अब हम इस बिहार के बागी की तरफ बढ़ते हैं। दर्शकों दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दिलीप की जर्नी तो मैंने बहुत करीब से देखी है, लेकिन जितना अच्छा तुम एक्टर हो उतने अच्छे इंसान भी हो और बहुत एनर्जेटिक। जब भी मैं मिलता हूँ, आज दादा फाड़ देना करना, ये वो जो एनर्जी तुम्हारे अंदर है, शायद वही एनर्जी यहाँ तक तुमको पहुंचाई है। अरे दादा, थैंक यू। अब मैं उस बिहार के बागी के बारे में बात करना चाहूँ कि ये शुरुआत कब और कैसे हुई, कैसे तुमको मतलब ये हुआ कि नहीं यार ऐसी फिल्म बनानी रदुआ के ऊपर, कब विचार आया, कब तुमको स्क्रिप्ट मिली, कुछ उसके बारे में डिटेल की बात। असल में क्या हुआ था, इसकी रूपरेखा रितम के मेरे साथ रहते ही तय हो गई थी। रितम और हम रूम पार्टनर भी रहे, तो मैं उसको कविताएं सुनाया करता था। रितम का भी अलग इतिहास है, मतलब वो पहले सिंगिंग की ट्रेनिंग कर, वोकल सिंगर, क्लासिकल वोकल सिंगर की ट्रेनिंग करके आए, फिर वो डायरेक्शन में गए। तो जब वो डायरेक्शन में गए तो मैं फिर उनको एक्टिंग कर करके, इम्प्रोवाइजेशंस कर करके दिखाया करता था कि यार ये कभी डायरेक्टर बनेंगे तो हमको काम देंगे। तो इसके लिए उनके ध्यान में था और उसके बदले में मैं उनको मतलब उनका सारा काम करता था कि मतलब वो खाना भी मैं खुद ही बनाता था, झाड़ू वो लगा देते थे, आटा मैं गूंथता था, रोटी मैं बनाता था, बर्तन वो धो देते थे, जैसा होता है मुंबई में बैचलर। तो हम लोग काफी समय साथ रहे। तो उसकी बुनियाद फिर ये रितम ने प्रकाश झा साहब को ज्वाइन किया, ठीक है, करीब 8-10 साल तक उनके साथ रहे। तो फिर हमारी रितम की लेकिन मुलाकात बीच बीच में होती रही, कभी 6 महीने में, कभी साल भर में, कभी 2 महीने में, तो हम लोग बातें करते। तो वो एक बॉन्डिंग, एक क्लोजनेस थी।
तो मुकेश सर हैं, रिजवान भाई हैं, मलिक साहब हैं, रेहान अहमद हैं, इन सब लोगों की फिर एक टीम बनाई गई, रितम खुद, सबने मिलके। और एक ये हुआ कि एक फिल्म बनाते हैं, तो कैसी फिल्म बनाई जाए। तो मैंने कहा मेरा जैसा व्यक्तित्व है उस तरह का फिल्म मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। तो बहुत सारी चीजों पे बात हुई कि इस पे बनाते हैं, उस पे बनाते हैं। तो डकैतों के ऊपर एक फिल्म बनाने का प्लान हुआ। ये हुआ यार, ठीक है, ठीक। डकैतों पे क्या अच्छा तुम कर लोगे, शोले इतनी बड़ी फिल्म बन चुकी है, पान सिंह तोमर, बैंडिट क्वीन, अब उससे नया क्या कर लोगे। तो लोगों ने बहुत रितम को भी मतलब वैसा समझाने की कोशिश की, काहे इस पिक्चर के चक्कर में पड़े, ऐसा फिल्म नहीं चलेगा। पर ये सब लोग कन्विंस हुए। इसमें बीच में बहुत उतार चढ़ाव हुआ, दूसरे एक्टर भी आए, प्रोड्यूसर्स के हाँ, कहने से रितम ने दूसरे एक्टर्स को भी साइन किया, बड़े नाम थे, लेकिन रितम सेटिस्फाइड नहीं था। तो फिर वापस में फिर सहमति मेरे नाम पे ही बनी सबकी कि नहीं, दिलीप के साथ ही जाते हैं, क्योंकि दिलीप का पोटेंशियल तो है, उसका फेस भी किसी ने नहीं देखा, तो उसका भी फायदा होगा। और वो एक्चुअली वो फायदा हुआ, बिहार के बागी में नया फेस लेने का, नया वो करने का। तो ऐसे करके समीकरण बना। तो मैंने देखा कि बहुत दिनों तक तुमने दाढ़ी बाल बढ़ा के रखा, मुझे लगता है 4-5 साल तक रखा। तो एक स्मार्ट बंदा और दाढ़ी बाल बना के रखे, तो वो भी 4-5 साल, जब गांव में जाते रहे तो लोगों का रिएक्शन क्या होता था, यार इसकी फिल्म में और ये आया नहीं, ये बना के बनता है, क्या क्या रिएक्शन था? गांव वालों का भी बेचारों का दोष नहीं है, उनके समझ के परे की चीज है वो। ये जो अभिनय है घर वाले नहीं समझ पाते, बाहर की बात छोड़ दो, हमारी अम्मा, हमारे भाई, हमारे बहन बहनोई, कोई नहीं समझ पाते। ये सबसे सबके समझ के परे की चीज है। ये थिएटर और फिल्म लाइन तो घर वाले तो ये सब सोचते पागल हो गए इसके, अभी इसको क्या। तो गांव वालों को लगता था ठीक है, उनको भाई उनकी जेब से थोड़ी कुछ जा रहा है कि भाई वो तो हमको या तो रहने का पैसा दे, तो वो लिमिट बनाएगी, नहीं भाई 2 साल में अगर कुछ नहीं हो रहा तो वापस आ जाओ। घर वालों के साथ भी ऐसा नहीं था कि भाई हमको बंबई में रहने का, खाने का कुछ मदद कर रहे हो तो कह दें भाई 2 साल हम झेल सकते हैं, नहीं तो वापस आ जाओ, जितने दिन आपको करना है कर लो। तो अपने आप रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। और हमने डिसाइड किया था कि हमको ये करना है, तो उसकी कीमत भी हमको चुकानी थी, और वो हमने चुकाई भी। हमने तय किया था ना हमको एक्टर बनना है भाई, हमको किसी वैद्य ने तो कहा नहीं था, डॉक्टर ने तो कहा नहीं था, ना घर वालों ने कहा, हम अपनी इच्छा से आए। तो हम अपनी इच्छा से आए, तो उसके बदले उसका जो भी हमको त्याग करना पड़ेगा, जो भी हमको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें फिर हाय दैया हाय तौबा क्यों मचाना। वो तो आपने खुद चूज किया है ना, तो आपको करना पड़ेगा। तो वही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिहार के बागी में आपकी माँ ने भी काम किया है, तो उनको कैसे मनाया है, ये जरा उसके बारे में कुछ बताओ। अरे लखनऊ की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है जिनकी कास्टिंग हुई थी इस शो के लिए, बिहार के बागी के लिए, मेरी माँ के रोल के लिए। उनको बड़ा अवार्ड भी मिला है, बड़ी नामचीन है वो। अचानक हमारी शूटिंग के दौरान वो बीमार हो गई, गिर गई या कुछ तो हुआ, पैर से वो चल नहीं पा रही थी, कुछ तो हुआ था। तो वो बोले हम नहीं आ सकते। अच्छा, हमारे पास चूंकि बेचारे नए प्रोड्यूसर, छोटे प्रोड्यूसर, कंस्टेंट बजट, और ये शूटिंग के टाइम और डेज फिक्स, परमिशन आ चुकी, यूनिट वहां पहुंच चुकी, शूटिंग का तो शेड्यूल बनाया जा चुका, रितम के एसोसिएट ने सब बना लिया कि शूट करना है। रितम लेकिन वेरी स्मार्ट डायरेक्टर, उसने तुरंत बोला एक काम करो, बंबई से यहाँ ट्रेन आती है, 3 दिन में आदमी पहुंचेगा, बहुत मुश्किल है, तुलसी शायद हफ्ते में 2 दिन पहुंचती है। तो बोले अपनी माँ को बुलाओ। मैं बोले अरे क्या बात करते हो, बोले बुलाओ। अरे मैंने कहा वो कभी एक्टिंग की नहीं, बोले वो मेरे ऊपर, मेरी जिम्मेदारी है। तो हमने बड़े भाई को बोला, वहीं थे, मैंने कहा भाई अम्मा को बुलाओ। तो अम्मा वहां से 100-150 किलोमीटर थी, पहुंच गई। और उनको भैया, अच्छा अम्मा का काम क्या था पूरी वेब सीरीज में, रोना और पुलिस वालों को गाली देना, उसमें वो 1 नंबर है। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया करेंगी, इसमें एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं, वो नेचुरल करेंगी। वो उन्होंने बाखूबी किया भी, और लोगों को पसंद भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दिलीप, आज मुझे लगता है कि 35-40 मिलियन लोगों ने देख लिया इस बिहार के बागी को। कैसा लगता है इस सफर को, जब इस बहुत सफर अच्छा लगता है दादा। अभी नजरिया बदल गया, लोग बड़ी रिस्पेक्ट देने लगे, सम्मान देने लगे। अभी रोज मैं कुछ ना कुछ कहानियां सुन रहा हूँ, तो लोगों को इस एमएक्स प्लेयर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। क्योंकि अभी कोविड के चलते, ये कोरोना के चलते सिनेमा हॉल बंद होना, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ऊपर आना, और उसमें लास्ट मोमेंट में 2020 के जाते जाते हमारी 27 नवंबर को वेब सीरीज आई, और जाते जैसे जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना कि आपको वो जो टीम जिताने वाला छक्का मार के आप चले जाओ, तो लास्ट में बिहार का बागी आता है और सिक्सर लगा के निकल जाता है। ऐसा हो गया बिल्कुल। ये तो ऊपर वाले का, कामतानाथ जी की कृपा है, जो
जो जहाँ पे हमने शूटिंग की, मरहा बाबा का वो आशीर्वाद है कि ये सब कुछ अचानक हुआ। ये इतना एक्सपेक्टेशन ना एमएक्स प्लेयर को था, ना रितम को था, ना हमको था, ना हमारे प्रोड्यूसर्स को था। हम लोग बातें करते थे, हम तो 10 मिलियन में ही खुश थे कि अगर 1 करोड़ लोगों ने भी हमारा काम देखा तो हम खुश है। तो जो जिस तरीके से एमएक्स ने हमारे होर्डिंग नहीं लगाए, पहले से ट्रेलर नहीं डाला, कोई पहले से डेट अनाउंस नहीं करी, अचानक डाल दिया बिना अनाउंसमेंट के, बिना वो कुछ किए। जबकि वहां पे हमारे से पहले आश्रम 1 आया, आश्रम 2 आया, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, पूरे शहर के शहर, पूरा हिंदुस्तान पाट दिया उन्होंने। इतना ट्रेलर और इतना वो डाला कि वो सबको आश्रम आ रहा है, आश्रम आ रहा है लगने लगा। हमारा वेब सीरीज और ट्रेलर एक साथ ही 27 तारीख की रात को डाल दिया जाता है। और रितम हमको बताता है भैया आज डाल दिया जाएगा। हम उदास बैठे, हम और रितम और हमारे सुखलाल भाई, जो इसमें मनोज जोशी ने जो सुखलाल का रोल किया, वो हमारे पर्सनल जीवन में भी वैसे ही हो गए, हम और वो बहुत अच्छे दोस्त हो गए। तो लेकिन 24 घंटे बाद जो इसने हवा पकड़ी, तो इतना ज्यादा फिर एमएक्स प्लेयर को भी एक्साइटमेंट आ गया, ऐसा क्या है भाई इस आदमी में, ऐसा क्या इसने कर दिया। तो फिर उन्होंने नव भारत टाइम्स में फुल पेज ऐड मारना, फिर इसका डिजिटल प्रमोशन करना, फिर आप मतलब कुछ भी छुओ तो कोरोना वायरस की तरह से बियड़ का बाकी निकल रहा था, ऐसा हो गया। तो शुरू के 1 वीक तो फिर 1 वीक लगा इसको बूम करने में, तो बूम हो गया। तो मैं दर्शकों का बहुत बहुत प्यार है, सहयोग है, उनका लाख लाख धन्यवाद है कि हमारे जैसे नए लोगों का जो काम आपने देखा और सराहा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। मुझे लगता है एक दिल से किया गया काम, ईमानदारी से किया गया काम, मेहनत लोगों को दिख रही है, इसलिए लोगों का जो कनेक्ट है वो हमारे साथ बन रहा है, हमारे इस शो के साथ बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप, कोई ऐसा किसी दर्शक का कमेंट जो तुमको बोला हो बियड़ का बागी देख के, कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा कमेंट करे, वाह क्या काम किया? 95% लोगों ने तारीफ की है। आप उसके एमएक्स के वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के उसमें कमेंट में जाइए, मेरे में जाइए, मेरे में तो भाई मेरे फैन होंगे, मेरे दोस्त होंगे, मेरी तारीफ लिखेंगे ही। मैं दूसरों में भी पढ़ता हूं तो 95-98% लोगों ने तारीफ की है। कुछ लोगों ने तो यहां तक बोला, वीडियो कॉलिंग करके फेसबुक पे रोने लगते हैं, अरे भैया आप मर काहे गए हैं, आप इस पे। हमारी वेब सीरीज के बहुत अच्छे 2-3 पॉइंट बोले हैं लोगों ने। एक तो बहुत अच्छा ये बोला है कि वेब सीरीज में जो बहुत ज्यादा आप सेक्स परोस रहे हैं, आपकी वेब सीरीज उतनी नीट एंड क्लीन है, उस तरह का कुछ नहीं है। और आपका जो काम है वो मतलब ऐसा लगता है कि नहीं आपने दिल से किया, उससे गुजरे हैं। तो एक तो वो उसकी बड़ी ऑथेंटिक लोकेशन है, मतलब और काम की ईमान सीरीज को देख सकते हो। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज ये डिजिटल है। देखा है, आपने भी देखा है, पर वो अलग अलग देख सकते हैं हेडफोन लगा के। हाँ यस, बहुत ज्यादा उस तरह का नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा वो नहीं जो आजकल के वेब सीरीज में चल रहे हैं। तो अच्छा, एक परिवार सहित भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो वो है लोगों का तो बहुत प्यार। लोग तो ये पूछ रहे हैं इसका सेकंड सीजन कब आएगा। भैया सेकंड सीजन आना चाहिए, और ये मैसेज मुझे तो आ ही रहे हैं, रितम को भी आ रहा है और एमएक्स प्लेयर को भी जा रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स को भी जा रहे हैं। तो अभी एमएक्स इस पे विचार कर रहा है कि भाई इसका सीजन 2 बनना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की बहुत डिमांड हो गई है। अभी सेकंड सीजन में क्या सोचा, अगर मान लो इनकेस जब फ्यूचर में बनता है, क्योंकि तुम इस सीरीज में मर गए हो, फिर आगे क्या स्टोरी लाओगे, कैसे, क्या इसमें सोचा है? वो चैनल और डायरेक्टर और राइटर का काम है, वो सोच रहे हैं, उस पे काम चल रहा है, और वो जैसा होगा वो पहले नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर बहुत सारा सब पब्लिक को पता चल जाएगा, इसलिए बाद में पता चलेगा, बाद में बताएंगे जी। बिल्कुल। दिलीप, तुमने सीरियल भी किया, फिल्म भी किया, अब ओटीटी का वेब सीरीज भी किया, कौन सा माध्यम बहुत अच्छा लगता है? मेरे को सिनेमा और ओटीटी का भी जो मेकिंग है, आप चूंकि डायरेक्टर हैं तो उसका भी पूरा फिल्म जैसा ही शूट करते हैं सब, फिल्म कैमरास, फिल्म वाली लाइटिंग, जो शॉट टेकिंग है। टेलीविजन में क्या ना, ब्लॉक वो जो आपका फिक्स है फ्रेम, हालांकि स्क्रीन छोटा है मोबाइल का, पर इसका शूटिंग फिल्म जैसा होता है। जो ओटीटी जो डिजिटल का जितना भी कंटेंट है उसका शूटिंग फिल्म की तरह मैक्सिमम लोग करते हैं, वो टेक्नीशियन होते हैं। टेलीविजन का पर्दा बड़ा होता है, इसके बाद भी उसका एक लिमिटेशन है कि वो आप उसका एक सेट पैरामीटर है कि आपको ऐसे ही शॉट लेने हैं। आपने एक मास्टर लगा दिया, क्लोज लगा दिया, ओएस लगा दिया, टेक्निकल बात जवाब देते। तो मेरे को सिनेमा और वेब सीरीज करने में भी मजा आ रहा है, और ऐसा टेलीविजन से कोई बुराई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, बेज नहीं है। टेलीविजन भी अच्छा कुछ काम आएगा तो जरूर किया जाएगा। बड़े बड़े लोगों ने, पंकज भाई ने भी किया था, एक दिन शांति भूषण भाई से बात हुई थी तो उन्होंने बताया पंकज ने मेरे साथ एक शो किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिलीप, तुम कविताएं भी बहुत लिखते हो, बहुत सुना, मैंने कई बार तुमसे सुना भी है।
कोई दिल के करीब ऐसी कविता सुनाओ हाँ, जो सबको पसंद। हाँ। कुछ याद आ रहा एक है? बड़ी अच्छी कविता थी जो, हाँ वो, हम्म, लेकिन अभी पूरी लाइनें याद नहीं होंगी शायद। कुछ वो चलेगा, कुछ डायरी, चलेगा, एक कुछ रेड चलेगा। वाली डायरी थी। हाँ, हाँ। हम्म, चलिए मैं 4 लाइनें सुनाता चलो हूँ। ठीक है। हाँ, हाँ सुना दो, सुना दो, नहीं तो या तो फिर सेकंड नहीं में नहीं, मैं थोड़ा सुनाता हूँ, सुनाउट करता हूँ, चार उसके लाइनें तो बाद। सुनाई देता हाँ हूँ। सुना। ठीक है, सुना दो, 4 लाइनें सुना सुना दो, देता बिल्कुल, बिल्कुल। हूँ। कविता क्या है उसके ऊपर 4 लाइनें हाँ सुनाता हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मानस के अंतस के पट खोलती हो जो, मेरा मन उसको ही मानता है कविता। मानस के अंतस के पट खोलती हो जो, मेरा मन उसको ही मानता है कविता। और शब्द शब्द, हाँ, और ब्रह्म बीच, सॉरी भूल गया मैं कुछ। चलिए दूसरी सुनाता हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। चढ़ती उतरती है श्रम सीढ़ियों के बीच, जीतती कभी तो कभी हारती है जिंदगी। चढ़ती उतरती है श्रम सीढ़ियों के बीच, जीतती कभी तो कभी हारती है जिंदगी। और बेचती बदन निज फुटपाथ पर कहीं, बार बार तन को संवारती है जिंदगी। और जिंदगी तो जिंदगी है, प्यार करो जिंदगी से, जिंदगी को पार भी उतारती है जिंदगी। और जिंदगी तो जिंदगी है, प्यार करो जिंदगी से, जिंदगी को पार भी उतारती है जिंदगी। ये 2 4 लाइनें याद थी तो मैंने क्या आपको बात, ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिलीप, बहुत अच्छा सुना है। अच्छा हम्म। दिलीप, ददुआ की तैयारी किस तरीके से की? क्या आप उससे उनसे मिले, हाँ, या उनके बहुत बारे में बहुत कुछ तगड़ी सुना तैयारी पढ़ा? हुई। वो उसके बारे हमारा में कुछ डायरेक्ट, बताओ। हाँ हाँ, हमारे हाँ, लिए भी करो या मरो की स्थिति थी, और रितम के लिए, क्योंकि रितम का भी पहला प्रोजेक्ट था ये बिहार का बिल्कुल बागी, बिल्कुल मेरे लिए भी बिल्कुल पहला बिल्कुल प्रोजेक्ट था। तो हम दोनों के बिल्कुल। लिए ऐसा था कि मतलब ए, पूरी जान लगा देनी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी। हिट और फ्लॉप तो फिर बिल्कुल पब्लिक के हाथ में है और भगवान के हाथ बिल्कुल। में। तो रितम ने भी पूरी कोशिश की और हमको भी बोला। तो मैं वहां पे जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, चित्रकूट, जहाँ पे शूटिंग हुई, हाँ हाँ वहां हाँ। मैक्सिमम समय में रहा, लोगों से मिला, लोगों से बातें किया। वहां का बातचीत, वहां का रहन सहन, वहां का सोचना बहुत मायने रखता है। बाहरी तो आपने कर हम्म, लिया, दाढ़ी रखा ली, बड़े बाल कर लिए, वो गेटअप हो गया। आप उनका सोच कैसे पकड़ते हो? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कैरेक्टर के अंदर घुसने वाली बात थिएटर में आपने हाँ सुना, हाँ, तो बिल्कुल वहां की बिल्कुल तो बिल्कुल। बात ही, सोच ही अलग है। तो वो बुंदेलखंड के पानी, वो एक बहुत बढ़िया कविता है किसी की, मैं नाम मिस कर रहा हूं, हम्म कि बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में, और बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में, और पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। तो वहां का तेवर ही वही है कि वो बात हम्म बात में गोली मार देना, और आप किसी की बात, प्रतिष्ठा में प्राण जाने वाले। तो वो समझना बहुत जरूरी था कि अगर दद्दन ने मेरे माँ बाप को कुछ कहा है, मेरे माँ बाप को अगर उसने इस तरह से किया है, तो मैं तो तुरंत गोली मारूंगा, मेरे को आगे पीछे सोचना ही नहीं है। तो वो तो सोच में है, वहां के पानी में, हम्म हवा में। तो वो सोच उसमें घुसना, उसके लिए वो जितना वहां पे, जैसे बहुत समय तक दाढ़ी रखाई, रितम ने शैम्पू रोक दिया, जैसे बेड पे सोना बंद हो गया, बिस्तर पे सोना बंद हो गया। और शूटिंग के दौरान हरी नायर साहब हमारे कैमरामैन, तो उन्होंने मेरा खाना भी बंद करा दिया। बोले इसका थोड़ा हम्म टमी दिख रहा है यार, इसका खाना बंद करो। तो वो उबली हुई हम्म सब्जी देने लगे। तो इस तरीके का जो एक रिगरस ट्रेनिंग। तो मेरे तो आमिर खान साहब आइडियल है, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ कि वो किसी कैरेक्टर को लेके, किसी फिल्म को लेके कितनी तैयारी करते हैं। तो बस हम्म उसी तरह का करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे और एक्टरों से भी सीखता हूँ, और हम्म इरफान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, इरफान साहब से सीखता हूँ। हम्म उनकी अभिनय शैली मेरे को बहुत पसंद हम्म। है। तो अभी जो वेब सीरीज जो आजकल बहुत चर्चा है, वो सीरियल फिल्म के से बहुत आगे वेब सीरीज निकल गया है, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट पे बन भी रहा है, और बहुत खर्चीला बन रहा है। जी। तो क्या सजेशन देना चाहोगे कि वेब सीरीज बने जैसे आज हम सब परिवार वेब सीरीज नहीं देख सकते? अभी दौर बदल रहा है, दौर बदल रहा है। अभी हाँ वेब सीरीज में भी हाँ उस तरह का कंटेंट आ रहा है जिसमें आप सपरिवार देख पाएंगे। अब हाँ ये आपको मार्केट से खबर हो जाएगी। मुझे तो इस तरह की हाँ। बातें सुनने मिलती है ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां पे भी, जो 4 6 सेंसर बड़े नाम लगना लोग हैं। चाहिए क्या वेब सीरीज पे, ये जो कंटेंट पे? हाँ भी और नहीं भी। जो लोग ढंग का हाँ काम करते हैं उनके लिए, इसके लिए मैं एक बार और ऐसे फंसा हूं मैं भोपाल में। हाँ वो किसी हाँ उसमें हाँ। इंटरव्यू में मेरे से किसी ने पूछा, तो उसके लिए 2 तरह का, जो वेब सीरीज के नाम पे, ओटीटी के नाम पे हम्म जो बहुत कुछ अनाप शनाप परोसा जा रहा है, तो हम्म। वो कहीं तो रोक लगनी चाहिए। और एक एक बिल्कुल। एक पैरामीटर तो सेट होना चाहिए। हम्म हम्म और उसमें ये, जैसे अभी, जैसे
बहुत सारी फिल्मों को उसमें उस तरह का नहीं होता, लेकिन फिर भी सेंसर में अटकी रहती हैं, और वो कहानी की डिमांड होती है, जरूरी है दिखाना, जरूरी है आना, जरूरी है। हम्म। तो वो एक उसका वो दायरा बढ़ना चाहिए, उससे ले आप ओटीटी पे आ जाओ, लेकिन कुछ भी अनाप शनाप नहीं होना चाहिए। दोनों है बिल्कुल। वो, आप एक कुछ कहीं तो एक कुछ सेट करना पड़ेगा, हम्म। लगे भी तो एक लिमिट में, और सबके लिए कि भाई हाँ इतना यहां तक आपकी वो है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वेब सीरीज अ, के नाम पे जो पॉर्न परोसा जा रहा है वो नहीं, वो मेरा हाँ कहने हाँ। का सीधा सीधा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप, जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कोई एक हाँ, पॉजिटिव मैसेज? पहले तो खुद की सुने, खुद को ही लड़ाई लड़नी है, और अगर करना है, अगर ठान ही लिया है, तो फिर क्या मतलब, ओखली में सर दे दिया है तो फिर चोट से क्या डरना, फिर आपको निकल जाना है। और आप ही अपनी जो भी एक्टर होता है उसकी स्ट्रेटेजी खुद होती है। मनोज बाजपेयी साहब की खुद स्ट्रेटेजी थी, पंकज भाई की खुद स्ट्रेटेजी थी, नवाज भाई की खुद, वो अपनी स्ट्रेटेजी खुद प्लान करता है एक्टर। इसका कोई निश्चित पैरामीटर नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। वो आदमी खुद ही हम्म। डिसाइड करता है कि मेरे को क्या रास्ता चुनना है और कैसे अपना रास्ता बनाना है। तो जो लोग नए आने वाले हैं उनका बहुत स्वागत है। इस समय बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाने से वैसे भी डिमांड बहुत है। अभी भी देखो, आप बिल्कुल। कुछ काम करने बैठो तो आपको एक्टर नहीं सुझाई देंगे, चार एक्टर बस उसी में घूमते रहते हो आप उंगलियों में। अभी भी मैं बहुत सारे डायरेक्टर से रोज मिलता हूँ, वही 4 6 10 एक्टर, इनको ले हम्म। लो, इनको ले लो, इनको ले लो। तो मार्केट संभावनाएं बहुत है, आप काबिल हैं, उस लायक हैं, तो आप संभावनाओं को मतलब तलाशिए और तराशिए, और खुद को तराशिए, और संभावनाओं को तलाशिए। खुला आसमान है, उड़िए जहां तक पूरी उड़ान भर सकते हैं, खोलिए पंख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में परिवारवाद का बहुत आरोप लगता है और बीच में बहुत हंगामा भी मचता है, उसके बारे में कुछ बताओ। नहीं दादा, देखिए मैं कहूं कि मुझे लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। दुनिया की बात, मैं अभी बहुत नया हूं, बच्चा हूं, 27 नवंबर को मेरी वेब सीरीज आई है, अभी मेरे को महीना और 1.5 महीना भी हुआ है। तो बहुत हाँ। बड़बोलापन होगा, आपका अनुभव बहुत है, आपने बहुत सारे सीरियल डायरेक्ट किए हैं, बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया है, बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़बोलापन होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि अगर आप काबिल हैं तो आपको मौका तो मिलता है, भले देर से ही, और इसमें एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, चाहे नवाज बिल्कुल। भाई हो, चाहे वो मनोज बाजपेयी साहब हो, चाहे वो नसीर साहब हो, चाहे पंकज त्रिपाठी हो। मैं जो सामान्य घरों से आए, जो थिएटर से आए, और यहाँ के जिनके बिना फिल्में नहीं बन रही, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे राजकुमार राव साहब हो, चाहे आयुष्मान खुराना साहब हो, या किसी का भी नाम लो। अगर ऐसा होता कि पूरी तरह से ऐसा ही है, तो ये सब लोग ऊपर नहीं आते, मेरा ऐसा अनुमान है। बिल्कुल अगर पूरी बिल्कुल तरह से यही होता तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। होता होगा, कहीं होता होगा, पता नहीं, अभी हमारे साथ नहीं हुआ तो हम उस तरह का बर्ताव, और शायद उसका फर्क भी दिखा मुझे ये मेरी वेब सीरीज का, जो पूरे हिंदुस्तान में एक हवा चली सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद, कि हम जो यूपी बिहार और पंजाब या एमपी या कहीं के भी जो एक्टर आते हैं हिंदुस्तान के बाहर, बिल्कुल। मुंबई हाँ। के अलावा, तो उनका काम देखना चाहिए, सराहना चाहिए। तो वो शायद इसकी वजह से बिहार के बागी को, क्यों नया एक्टर है, हमारे बीच का एक्टर है, तो उसको प्रमोट करना चाहिए, तो इसलिए शायद ये हवा बनी, और लोग बहुत ज्यादा प्यार और अपनापन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शायद ये रीजन रहा हो। तो मुझे क्या लगता है कि फिल्मों में ज्यादातर आरोप लगता है पेमेंट को लेके। हाँ यार काम करा देते, पेमेंट नहीं मिलता, मिलता है तो 90 डेज बाद मिलता है, वो भी कोई गारंटी नहीं था। उस पे सर, कुछ देखिए, विचार करो। ये सब चीजों में होता है। आप फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैं हाँ। बाहर की बात बताता हूँ। एक मेरे मित्र हैं रामचंद्र, वो जो रायबरेली के हैं, ठेकेदार हैं, आप भी जानते हो उनको। उनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, 20 साल हो गए, और वो मुकदमा लड़ रहे हैं। बहुत सारे पेमेंट, ज्यादातर 420 बाहर भी है। मैंने अभी बड़े भाई के मकान के लिए कुछ जंगला, दरवाजा, खिड़की बनवाए, भाई साहब वहां भी चीटिंग है, बेईमानी है। तो बेईमानी और चीटिंग जिसको करना है वो तो हर जगह है। जिसको ईमानदारी से काम करना है वो हर जगह है। ईमानदारी से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो समय पे पैसा देते होंगे, जो आपको हो सकता है कहते हो कि भाई हमारे पास उतना बजट नहीं है, जितना हमारा कंसेंस बजट है उसमें हम इतना देंगे, और आपको अभी देंगे या 2 महीने बाद देंगे। आप सरकारी ठेकेदार जो ठेका लेते हैं, जो काम करते हैं, उनका भी देखो 3 3 महीने का पेमेंट होता है, टर्म होता है।
या अभी भी हम जो कोई बिजनेस करते हैं तो 3 महीने का टर्म क्रेडिट पे ही काम करते हैं। आप लेके अपनी जेब से लगा देते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी ठेका करते हो। मान लो मैंने कोई इवेंट किया, फॉर एग्जाम्पल विशक्राफ्ट है, विशक्राफ्ट ने एक फिल्म फेयर अवार्ड का वो किया, मैं बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसने कोई एक बड़ा इवेंट किया और उसमें सब स्पॉन्सर ले आया और बड़ा इवेंट कर दिया, अपनी जेब से पैसा डाल के उसने पूरा इवेंट कर दिया, और उसको पेमेंट मिलना है 3 महीने बाद। तो वो 3 के 6 भी हो जाते होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है कि 4 भी हो जाते हो, 3 भी हो जाते हो, पर लोग करते हैं, क्रेडिट में होता है तो करते हैं। ये हमेशा इस फील्ड का, एक्टिंग का, स्टार्स को छोड़ के बाकी सारे उसका ये हमेशा तकलीफ रही है, जब तक आप उनकी जरूरत नहीं बन जाते। अब बच्चन साहब को कोई उधार करके बता दे, बिल्कुल। बच्चन साहब का पैसा रोक के बता दे, या बच्चन साहब का उधार करके बता दे। बच्चन साहब को एक तो कास्ट भी करना चाहते हो और बच्चन साहब को पैसा भी समय पे नहीं दोगे, उधार भी करोगे, आप करवा लो भला। तो जब आप जरूरत बनने लगेंगे किसी की भी व्यक्ति की, किसी भी बिजनेस की, किसी भी इंडस्ट्री की, तो आपके हिसाब से इंडस्ट्री फिर ड्रिवन होने लगती है, तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं होती हो। मैं ऐसे ही अपने एनालिसिस से, अपनी चीजों से जो मैं समझ पाता हूं, जितनी समझ है मेरी, उसके हिसाब से मैं बात करता हूं। हो सकता है मैं गलत भी हूं, नहीं, बहुत जगह मैं गलत हूं, लेकिन मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं। मैं बहुत सारे लोग मेरी इस राय से, मेरे मेरे जो विचार हैं उनसे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, वो उनकी अपनी राय है, लेकिन मैं अपने अनुभव और अपने उसके आधार पे बात करता हूं। एक्टर को तो पैसा ही नहीं मिलता भाई साहब, लेट मिलने की तो बात छोड़ दो, वो तो यही कहते हैं कि तुमको काम दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। यही बहुत बड़ी बात। बोले जाओ गांव में बताओ सबको कि तुम टीवी पे आने वाले हो, तुमको काम दे दिया, तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया। एक्टर को पैसा, सारे टेक्नीशियन को पैसा मिल जाएगा, एक्टर को पैसा नहीं मिलता है। उसी को मिलता है जिसके जिसके दम पे आपकी फिल्म चलने वाली है। स्टारों को पैसा मिलता है, स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है, बिल्कुल कड़वा सत्य है। हम इसको अभी मान लें, थोड़े दिन बाद मान, जब आप जरूरत बन जाएंगे तो अब जो जरूरत है, अब पंकज भाई का कोई पैसा रोक के दिखा दे, पंकज भाई को साइन करके दिखा दे, राजकुमार राव का पैसा रोक के दिखा दे, नहीं रोक पाएंगे, वो डबिंग नहीं करेंगे आपकी। हमारी फिल्म में हुआ था, हमारी फिल्म में एक एक्टर हैं जीतू शास्त्री जी, उन्होंने बोले हमारे स्टूडियो के बाहर खड़े हो गए, जिन्होंने राजा रंगोली का रोल किया है। डायरेक्टर को बोले, प्रोड्यूसर्स को बोलो पहले हमारा पेमेंट करवाएं तब हम डबिंग करेंगे। तो उन्होंने पहले उनका पेमेंट कराया, जो ड्यू पेमेंट था, और फिर उन्होंने डबिंग किया। बिहार के बागी में बहुत सारा, ये चूंकि यारी दोस्ती और उस तरह से बनी हुई वेब सीरीज है, बहुत सारे एक्टरों ने इसमें 1 रुपया नहीं लिया और हंसी खुशी काम किया। भाई सारे क्या मतलब, मैक्सिमम एक्टर ऐसे ही हैं। और कुछ ने अपनी शर्त रखी थी रितम के साथ कि हमको इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा उन्होंने दिया, और जो पूरा नहीं मिला तो उन्होंने डबिंग रोक दी, डबिंग नहीं किया, और पहले पैसा लिया तब डबिंग किया। तो ऐसे भी एक्टर हैं, करते हैं। आप अगर कर पाते हो तो करो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी इंटरव्यू में आप बोल रहे थे कि हम बचपन में जब हेलीकॉप्टर देखा तो सुना कि भाई या तो नेता हेलीकॉप्टर से आता है या तो अभिनेता आता है। अभिनेता तो बन गए, तो नेता बनने की तरफ कुछ है क्या मन आगे फ्यूचर में, एमपी मिलने मन? देखो अभी हवा तो बहुत तेज है, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, निरहुआ जी, हेमा मालिनी, सनी देओल, धर्मेंद्र जी, गोविंदा जी, जितने भी बड़े एक्टर हैं सब नेता बने। लेकिन अभी इस तरह का कुछ नहीं है, अभी मेरे मन में उस तरह का विचार भी नहीं है। मेरे को खाली अभी अपना काम करना है। अभी तो एक वेब सीरीज आई है, थोड़ा नाम कर लूं, थोड़ा काम कर लूं। अच्छा, मेरे को अलग अलग बड़ा मन है, नाम से ज्यादा मेरे को काम का। जैसे मैं अलग अलग जो फिल्मों की कहानियां, अलग अलग किरदार, अलग अलग कहानियां, और बिल्कुल डिफरेंट, मतलब जिसको जो अभी तक अछूते रह गए हैं। जैसे डकैत का तो बहुत लोगों ने किया था, अब जो है मैं ऐसा कुछ करूंगा कि जो जो थोड़ा सा अलग कहानी हो, वो किरदार पूरा अलग हो, उसकी जर्नी अलग हो, उस तरह की कहानियां। तो मैं 2 4 10 अच्छी कहानियां, 20 कहानियां कह के जाऊं कि बुढ़ापे में कम से कम एक जी को तसल्ली हो कि यार जो मैंने सोचा था वो मैंने किया। इस तरह के सब तरह के किरदार कर लिए, कुछ बचा तो है नहीं जी। बच्चन साहब 70 साल की उम्र हो गई, 75 साल की उम्र हो गई, अभी भी देखो उनका वो बचा हुआ है कि अभी भी वो तरह तरह के उसमें नयापन ढूंढते हैं और करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल अभी नेतागिरी की तरफ नहीं हूं मैं। हाँ, प्रविंदर कुमार जी हैं हमारे अच्छे। हाँ, प्रविंदर कुमार जी को नमस्कार है मेरा। हाँ, और जो मैसेज आप पढ़ दो, आपके सामने मैसेज दिख रहा होगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी सीरीज है, लगी, कीप इट अप।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रविंदर कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात दूसरे अपने दोस्तों को भी बताइए कि बहुत अच्छी सीरीज है, देखिए। आप ही हमारे पीआर हो, आप ही हमारा प्रचार प्रसार करोगे भाई, प्रविंदर जी। बिल्कुल। हाँ, प्रभास कई राजपूत, लोग। प्रभास ही ना, हाँ हाँ। प्रवेश। हाँ, प्रभात जी हमारे सीनियर बीएनए की है। अच्छा अच्छा अमित अच्छा, दादा को कुमार। प्रणाम, दादा को प्रणाम। आप दादा देखिए हमारी वेब सीरीज। अमित कुमार हैं, वेरी गुड वेब सीरीज। अरे सब लोग थैंक यू अमित बोलते हैं। कुमार जी। दुनिया को बताइए, आप आपने देख लिया, बहुत अच्छा है, दुनिया को बताइए। मैं अपने मुंह से बताऊंगा तो लोग बोलेंगे अपने मुंह में मियां मिट्ठू बन रहा है। आप बताएंगे तो लोगों को बिल्कुल बिलीव होगा कि सच में वाकई अच्छी सीरीज है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अभी हमारी इंडस्ट्री में क्या, हमारी स्ट्रीम कुछ ज्यादा ही है, डिप्रेशन के लोग शिकार बहुत ज्यादा जल्दी हो हाँ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसके बारे तो में तो उस हम बात करेंगे हाँ, वो कि क्या है हाँ। उसका, हाँ। मैंने जो एनालाइज किया अभी लॉकडाउन के पहले, मैं भी भाग गया था घर अपने बच्चों हम्म को लेके। एक प्रेशर हर फील्ड में इसमें थोड़ा ज्यादा है, गला काट हम्म कंपटीशन इसमें ज्यादा है। तो आप हम्म इस उसमें होते हो, आप आइसोलेशन में होते हो, आप ये अपनी सारी बातें सबसे कह नहीं पाते हो। तो अंदर 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 आप घुटते रहते हो। आपको हम्म। आप पे, आपकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता। हाँ हाँ। आप किसी को तो बता नहीं सकते हो, बताते भी हो तो आप पे कोई बिलीव नहीं करता। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इस फील्ड का ये। जैसे आज मैं हम्म लोगों को बोलूं, या मान लो आप बोले कि नहीं मैं ऐसा नहीं, ऐसा है भाई, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, तो कोई मानेगा नहीं। सबको लगता हम्म। है बाहर से चकाचौंध बहुत दिखता है, रवि अंदर का भाई जो की जय इसका। हो। हमारे रवि भाई हैं, रवि यादव जी अरे बड़े अच्छे एक्टर हैं, कवि हैं। अरे रवि भाई नमस्कार, तो नमस्कार जय रवि हो भाई। विजय हो आप दोनों की। थैंक यू रवि भाई, बस आपका इसी तरह हौसला अफजाई होता रहे। जी हाँ जी हाँ, विजय बीच भाई, में, जी हाँ रवि हाँ भाई। हाँ। हाँ बोलिए, हाँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि वो प्रेशर ज्यादा है, आइसोलेशन है, और वो हम्म। किसी के साथ शेयर नहीं करता। अगर शेयर करता है तो लोग उस पर बिलीव नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मुझे ये लगता है। और वैसे हम्म भी शहर में एकाकीपन तो ज्यादा है ही। हम्म। आप पार्टियों में जाओ शाम को, मैं भी तो खैर भी नहीं जाता हूं, एक दो पार्टियों में गया हूं, तो वहां पे सब दिखावे के लिए सब आपके दोस्त होते हैं, हाँ हंस के गले मिलेंगे, ये वाह क्या बात है ये बच्चा। पर वो क्या सच में उतनी गहरी मित्रता है? वो थोड़ा सा सोचने और समझने की बात है। हो सकता है वो हम्म 4 लोग आपके पास हो, 40 लोग ना हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अपने लोग कितने बनाए हैं जो सुख दुख में आपके साथ रहेंगे। उनके साथ आप हर बात क्या शेयर कर पाते हो? हम लोग डरते हैं, हम्म हम कुछ थोड़ा सा एक आवरण भी ओढ़े रहते हैं। इंडस्ट्री में थोड़ा आवरण का भी चक्कर है कि हम हम्म जो होते नहीं वो दिखाने की कोशिश करते हैं, जो दिखाते हैं वो होते नहीं। उसमें भी होता है। मैं बहुत सहज और सरल बिल्कुल। रहता हूँ। मैं बताऊं, मैं जो अंदर से हूं बाहर से हूं, मैं बता देता हूं भाई ऐसा है ऐसा है, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये है। अब उसमें लोग मेरे को बोलते हैं नहीं, तुमको तो टेंटर्म नहीं आता, तुमको तो ये नहीं आता, तुमको तो ये होना चाहिए, तुमको ऐसे कैसे लोगों का फोन उठा लेते हो, ऐसे कैसे हर आदमी से बात कर। मैं सबसे बात करता हूँ फेसबुक में, मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करता हूँ। किसी का भी फोन आएगा किसी से भी बात करता हूँ, कहीं भी चाय पी लूंगा, कहीं भी खाना खा लूं, कोई ऐसा वो तरह का नहीं है। बिल्कुल सहज सरल, कोई टेंटर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन लोग कहते हैं करना चाहिए, तो वो एक थोड़ा सा आवरण वाला है। शायद किसी की मजबूरी होती हो तो लोग करते हो, और कभी कभी मजबूरी होती भी है, लोग करते भी बिल्कुल बिल्कुल। ये राजू बोरा जी हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं दिल्ली में, और हम लोग के साथ हमेशा जुड़े बोरा रहते हैं। साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और विजय दादा की इस चैटिंग उसमें चैट शो में। तो उनका मैसेज आप अपने से पढ़ लो। हाँ, मेरे को लगता है मेरी भी नजर कमजोर हो गई कि आप सभी लोग जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं और अपने दम पर यहाँ पर पहुंचे हैं। उसमें विजय सैनी जी आप भी शामिल। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे मतलब सीनियर भी हैं, बड़े भाई भी हैं। मैं एक बार कहीं, मैं कुछ एड फिल्म की शूटिंग कर रहा था पंजाब में, तो हमारी धर्म पत्नी जी बंबई में अकेली थी और उनको पेट में दर्द शुरू हुआ। तो ये रातों रात लेकर अस्पताल गए, और यही हमारा परिवार है, और हमारी कैसे मदद एक दूसरे की करते हैं। हम लोग बाहर शूटिंग में हैं, तो ये फौज से कम मेहनत वाला काम नहीं है। सवेरे 4 बजे तड़के से कैमरा लगा के बैठे हुए थे, ऐसे सर्दी के दिन थे, सूरज निकल नहीं रहा, सनराइज का शॉट लेना है डायरेक्टर को। ओ माय गॉड, अब बहुत बुरा हाल था। तो अब यही सब है, ये तो सबका अपना अपना बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। नजरिया है, किसी को आसान हाँ, लगता है, किसी को मुश्किल लगता है। बिल्कुल जी दादा। बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप, मैंने मैंने एज ए तुम्हारे प्रोड्यूसर में, एज ए डायरेक्टर भी मैंने काम किया है। तो हम्म, एक्टर प्रोड्यूसर दोनों हम्म। में कौन सा, किस काम में मजा आता है?
एक्टिंग में कि प्रोडक्शन? नहीं, आजकल देखो जितने बड़े एक्टर हैं सब प्रोड्यूसर हो गए। चाहे अजय देवगन हाँ, साहब हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे सलमान हाँ, भाई हो, सब प्रोड्यूसर भी हैं। हाँ, ऐसा नहीं हाँ, कि प्रोड्यूसर नहीं, सब प्रोड्यूसर है। तो अभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हो गए हैं, आपको मैं ये भी हाँ, बताता हूँ। आप भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, रितम भी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, तो अभी डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर होने लगे। अनुराग कश्यप हाँ, साहब भी डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। तो अभी क्या है ना, वो 360 डिग्री घूम चुका है जो इंटरटेनमेंट का इंडस्ट्री है। हाँ, तो वो घूम, तो मैं एज एन एक्टर काम करना चाहूंगा, और हम्म, मेरे को उसी में ज्यादा मजा आता है। मुझे लगता है मैं उसी के लिए बना हूँ। वो तो आपको सर्वाइवल के लिए कुछ करना है तो आप जैसे कोई, आप सबकी अपनी अपनी जर्नी है। रजनीकांत साहब बस कंडक्टर थे, तो हम भी पहले दर्जी थे, फिर कुछ करते रहे, फिर कुछ करते रहे, तो फिर अल्टीमेटली अभी भी रजनीकांत साहब का कोई जोड़ नहीं है। तो वैसे हम खाली एक्टिंग करना चाहते हैं, और एक्टिंग पसंद है, और वही कर उसी का पैशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अगर दिलीप से किसी को कोई किसी तरीके का कोई प्रश्न पूछना हो तो प्लीज आप लोग बिल्कुल लिख कर दें। स्वागत है, प्लीज प्लीज बिल्कुल पूछिए। मैं दिलीप से पूछूंगा। तो दिलीप, कोरोना काल में अपनी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है। जी बहुत। चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, और बहुत लोग अपना, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, हाँ बहुत सारे सब लोग सब हैं। बहुत लोग परेशान हुए, बहुत सिंगर, हाँ। डिप्रेशन भी गए। उनके लिए कुछ पॉजिटिव मैसेज दो। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को सहन शक्ति दे, और उनका नाम युगों युगों तक रहेगा। मतलब ऐसे ऐसी बस अभिलाषा है, क्योंकि सब लीजेंड थे जो गए। उसमें से दो बिल्कुल, चार नाम बिल्कुल। तो मेरे को भी, सरोज खान जी थी, इरफान साहब थे, सुशांत भाई थे, ऋषि कपूर साहब थे। तो मतलब आखिरी समय में उन्होंने जो वो डी डे किया था, क्या मतलब, पहले की फिल्में तो खैर हम लोगों को उतना फिल्में देखने का और एनालाइज करने का सहूर नहीं था। और जब हम हम्म, लोग एफटीआई में पढ़ने गए तो पुरानी पुरानी फिल्में दिखाते थे, तो हम लोग बोर होते थे, पीछे बैठ जाते थे, सो जाते थे, वो अकीरा कुरोसावा की और उनकी फिल्में दिखा दिखा के। तो वो मतलब हम्म, बोले नहीं, ये दवाई है कड़वी, पी लो तब तुमको सिनेमा समझ में आएगा। तो अब सिनेमा हम्म, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। तो सबकी आत्मा को शांति मिले, और उनका नाम हाँ, हमेशा याद किया जाएगा। एक अच्छे सिनेमा में वो अच्छे हाँ, योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। तो दिलीप, हम्म। कठिन समय में अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते हो? हाँ, इसका भी कोई निश्चित मूल मंत्र नहीं है। इसके लिए हर आदमी अपना अपना स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता है। मैं तो भाई कठिन समय में क्या कैसे संयमित करें, बस यही सोच के कि जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये भी कट ही जाएगा। बस इसी बिल्कुल, उम्मीद के सहारे, इसी धैर्य के सहारे जीवन काटते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो किसी का कोई उम्मीद प्रश्न मतलब हो, किसी? उम्मीद अपनी बनाए रखते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं। और वो बस, हाँ, मैं आशावादी आदमी हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, पाने के लिए सारा संसार है। तो बस वो हम्म, मेरे जीवन का फिलॉसफी, उसी के आधार पे मैं अपना जीवन जीता हूं हाँ, और काम करता हूं। बिल्कुल। दिलीप, इंडस्ट्री में कुछ ऐसा रोल है जो कभी कभी होता ना कि यार, शायद मैं करता तो बहुत अच्छा होता, फिट बैठता हाँ। इस पे, कोई ऐसा हाँ। कभी लगता है, मलाल आता है? नहीं नहीं, अभी हैं कहानियां, वो जो अब जैसे डकैत का रोल था गब्बर सिंह का, बड़ा फेमस था। जब्बर मेरा गांव मेरा दोस्त, या चाइना गेट मुकेश तिवारी साहब, या बैंडिट क्वीन देख लो, या मतलब कोई भी देख लो। तो वो हमने कर लिया अभी हड़के बागी में। दिल को तसल्ली है, हमने अपने तरीके से किया, उन्होंने अपने, अमजद खान साहब ने अपने तरीके से किया। अभी जो किरदार है, जैसे अभी जो मैं अलग अलग कहानियां, फौज की एक कहानी मेरा बड़ा करने का, हम्म, हम्म, देशभक्ति, तो वो कुछ मैं करना चाह रहा हूं। कुछ अलग अलग, जैसे मतलब कुछ भी समाज के दमे कुचले जो लोग हैं, जिनको नायक के रूप में हम लोग आज देखते हैं, तो उस तरह की हम्म, कहानियां और किरदार जो बीत गया उसकी मैं नहीं सोचता हूं। मैं आगे जो आने वाला मैं क्या कर सकता हूं उसके बारे में मैं सोच रहा हूं। उस तरह की कहानियां पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों ने बहुत लंबी और ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें की। हाँ, बहुत तो बहुत। आज बहुत सारे लोगों को मैं, बुरा भी लगा होगा कि आज दिलीप ने तो बहुत ही मतलब, उसमें चाहे मेरे गांव के दोस्त हों, चाहे मेरे बैचमेट हो, नहीं, सबको आज थोड़ी लेकिन दिल थोड़ी से मिर्ची बात लगी। किया, बहुत अच्छी मैं जो बातचीत हुई। सही है सो सही है, फिर अब उसमें क्या बिल्कुल, है। अब यार मैं ऐसे ही हूँ, मेरे को ऐसे ही है, अगर स्वीकार करना है तो करो भाई, बात करता हूँ। मेरे को भी फिर मैं आखिरी में नहीं बोल दूंगा आपसे भी मुंह सर बदलाना नहीं है मुझे, तो क्या फिर बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसी वाली बिल्कुल, बात है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो जाते जाते कुछ पॉजिटिव मैसेज हमारे दर्शकों को कुछ देना चाहते हो आप?
बिल्कुल। जीवन जितने दिन का है अच्छे से जिए, स्वस्थ रहिए। नया साल है, नए साल की शुभकामनाएं। स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस कोरोना काल में जितने लोग टूटे हैं, जितने लोग गए हैं, जो लोग अपनी दुनिया, अपने हिंदुस्तान से और दुनिया से गए हैं, तो वो उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो स्वास्थ्य और जीवन ही अमूल्य है, उसको बचा के रखना है। तो अपने स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दें, नशे के प्रति ज्यादा वो ना रहें, और जो आप हेल्दी डाइट और वो सारी चीजें, जीवन आपका अमूल्य है, उसके प्रति सजग रहें और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। ये बस बिल्कुल। यही पॉजिटिव मैसेज देना चाहूंगा। प्रविंदर जी ने लिखा है कि दिलीप दादा से मेरा सवाल ये है कि एक अभिनेता की हैसियत से आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, और बिहार के बागी के लिए मैं चरित्र को करते समय कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बताइए। चुनौतियों का सामना तो था ही बहुत बड़ा, क्योंकि आपके सामने इतने बड़े बड़े लीजेंड डकैत का रोल करके गए हैं, और आप हैं कौन, आप आपकी पहली वेब सीरीज है, और आप वो भी लीजेंड थे, शिव कुमार पटेल ददुआ, जिनके ऊपर ये वेब सीरीज है, और वो उनको भी लोग इंडियन रॉबिनहुड मानते हैं, और एक खास बिरादरी और पॉलिटिकल उनका जो जिस तरह का मैनेजमेंट, जो क्राइम को मैनेजमेंट करने वाला डकैत शिव कुमार पटेल, पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने वाला और पॉलिटिकल समीकरण बनाने और बिगाड़ने वाला डकैत शिव कुमार पटेल, जो गरीबों की मसीहा मदद करने वाले तो बहुत सारे डकैत रहे हैं, उनमें से भी इनका ज्यादा नाम है। 250-260 गांव इन्होंने गोद लिए हुए थे, तो वो जो आदिवासियों के छोटे छोटे गांव हैं, तो वो कैरेक्टर करना अपने आप में बड़ी चुनौती का सामना तो था ही। तो वो कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, जिसका जवाब मैंने आपको पहले दिया। तो उस पहले वाले उसमें है मेरा जवाब, इसके पहले आपके सवाल में जो मैंने तैयारी बताया था, वैसे मैंने तैयारी की, और चुनौती तो है ही है, कोई भी काम करते हैं चुनौती रहती है। मेरे दिन की शुरुआत अभी तक तो कुछ अलग होती रही है। आज से मैंने डिसाइड किया है, नए साल का रेजोल्यूशन यही है। नॉर्मली करता था, इस वेब सीरीज के प्रमोशन के चक्कर में सवेरे उठना, थोड़ा वॉक करना, थोड़ा योगा करना, थोड़ा जिम करना, घरेलू काम करने, पत्नी की घरेलू काम में थोड़ी मदद करना, और बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ खेलना, उनके छोटे मोटे काम करना, और वो बाकी बस ऐसे। फिर दोपहर तक मैं निकल जाता हूँ, तो फिर वो मोस्टली दोपहर के बाद का रहता है। सवेरे मेल वेल चेक करना रहता है दोपहर में, कि किसी का कौन सा मेल आया, क्या जवाब भेजना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। बहुत सारे दूसरे और काम रहते हैं पेपर वर्क वाले, वो चलता रहता है। और दोपहर के बाद शाम तक मैं अपनी कहानियां सुनता हूँ, और नए नए डायरेक्टर से मीटिंग सीटिंग चलती रहती है, और बस शाम को फिर वो हंसते खेलते। आजकल तो यही हो गया है, रात में जैसे बेड में जाते हो तो पत्नी एक तरफ, पति एक तरफ, मोबाइल लिए, और मोबाइल पे आप कुछ देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो ये इस मोबाइल ने तो सबका इक्वेशन ही बिगाड़ दिया है एक्चुअली। सही बताए तो। हाँ बिल्कुल दिलीप, नया साल नया उमंग, ढेर सारी खुशियां लेके आए आपके लिए, और हम लोग ढेर सारी बातें की, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू दिलीप, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने हमको मौका दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सेकंड, जरा मेरी बिटिया आपके बीच में आना चाहती है, वो हाय कहना चाह रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। काम इधर से आइए यार, ये बहुत बोली पापा, हम इधर से आइए। ये हमारे बहुत बहुत भाई हमारे लिए वो है, लाडली है हमारी। और से हाय कहो, हाय कहो दद्दू को, और सभी दर्शकों को भी हाय कहो। कैसी सभी को हाय कहो, और हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सभी को। दद्दू को भी बोल, दद्दू को भी बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। और राधिका भी आ गई, देखो पूरा परिवार हमारा आ गया। घर से लाइव करने में ये फायदा हो गया। कैसी हो, सब लोग ठीक है? बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सब लोग ठीक है बोल रहे हैं? हाँ दादा सब अच्छे। हाँ, ईयरफोन तो मैंने लगाया, उनका सवाल ही आपका नहीं सुनाई दिया उनको, मैंने बताया। वेरी गुड वेरी गुड। हैप्पी, हाँ आप भी बोल दो भाई, सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। अच्छा प्लेटफॉर्म। ओह क्या बात है, क्या बात है बिटिया, हैप्पी न्यू क्या बात है। गुड 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 गुड। चलो ठीक है बाबू, मिलते हैं, अच्छा लगा। चले, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय 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 बाय।